नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो। आज जंतर मंतर पर ये नारे खूब सुनने मिले। आप जानते हैं कि आज कॉकरोच जनता पार्टी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर पेपर लीक और बिगड़ती शिक्षा व्यवस्था के मसले पर विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि इन मुद्दों पर पिछले कई वर्षों से कांग्रेस लगातार आवाज उठा ही रही है और इस बार के नीट पेपर लीक के बाद तो राहुल गांधी ने मोदी के खिलाफ जमकर मोर्चा खोला है। उधर कांग्रेस की ही छात्र इकाई जो है NSUI और यूथ इकाई यूथ विंग यूथ कांग्रेस इंडिया IYC इंडियन यूथ कांग्रेस ने देश के कई शहरों में लगातार प्रदर्शन किए। आज भी कुरुक्षेत्र में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ, वाटर कैनन चलाए गए, लेकिन फिर भी देश में चर्चा कॉकरोच जनता पार्टी की है। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें आज सुबह से लगातार इसी चैनल पर आप देख रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी की खूब चर्चा हो रही है। पहले तो CJP यानी कॉकरोच जनता पार्टी ने धरना प्रदर्शन की इजाज़त मांगी, जो उसे मिल गई, और वो इजाज़त भी एयरपोर्ट पर अभिजीत दिपके के अमेरिका से आते ही एयरपोर्ट पर मिल गई, जो कि अभिजीत दिपके को जाना था पुलिस स्टेशन और वहाँ से मिलना था, लेकिन पहले मिल गई। पुलिस ने चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी थी। आज सुबह लौटे अभिजीत दिपके, बाकायदा दिल्ली पुलिस ने व्यवस्था की हुई थी जिससे वो जंतर मंतर तक पहुंचे और वहां से सरकार के खिलाफ गरजे। अपने भाषण में दिपके ने भी माँ वाला इमोशनल एंगल जोड़ा। जी हाँ, माँ का इमोशनल एंगल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जरा सुन लीजिए दिपके क्या कह रहे हैं। शुरुआत करेंगे, बहुत कुछ है इस न्यूज पॉइंट के जरिए, बहुत कुछ। अभी तक कॉकरोच जनता पार्टी के ऊपर हम लोग खुलकर कोई टिप्पणी नहीं करते थे। आज सुबह से आप लगातार कॉकरोच जनता पार्टी के कवरेज को हमारे मेन चैनल यानी नेशनल चैनल DV लाइव पे, जिस पर ये कार्यक्रम आप देख रहे हैं, इसके अलावा हमारे तमाम रीजनल चैनल पे आपने इस लाइव कार्यक्रम को देखा है। आज सब्जेक्ट है इसकी समीक्षा करने का, यानी आज केंद्र बिंदु में, सेंटर पॉइंट में ये जो CJP है इसकी समीक्षा ज़रूरी है। हम आगे करेंगे, लेकिन पहले सुनिए माँ वाला एंगल, और आज माँ का नाम ले रहे हैं अभिजीत दिपके। सुनिए। USA के लिए, अमेरिका के लिए निकल रहा था, उस दिन मेरी माँ रो रही थी थोड़ा कि मेरा बेटा जा रहा, मेरे साथ कौन रहेगा। मैं समझ सकता था वो बात, लेकिन जितना मेरी माँ उस दिन नहीं रोई, जितना मैं USA को जा रहा था, उतना वो तब रो रही थी जब मैं अपने घर वापस आ रहा था। पिछले 2-3 दिन से मेरी माँ और मेरी सिस्टर रो रहे थे कि तू वापस चला जाएगा तो तुझे ये लोग अंदर डाल देंगे। उनको डर था, मुझे अपने घर पर आने से उनको डर लग रहा था। और ये डर मेरी माँ का अकेले का डर नहीं है। इस देश में जो भी बच्चा, जो भी स्टूडेंट, जो भी युवा पॉलिटिक्स के ऊपर बोलेगा, इस सरकार के खिलाफ बोलेगा, उस पर उसकी माँ को डर लगता है कि मेरे बेटे को ये कहीं अंदर न डाल दे। कब तक हम ऐसे डर में जिएंगे? एक बार इनको बता दो, हम इनकी डर की राजनीति से अब नहीं डरने वाले। नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, तुम्हारी राजनीति से हम नहीं डरेंगे। धर्म की राजनीति बंद करो, बंद करो, बंद करो। हिंदू मुसलमान की राजनीति बंद करो, बंद करो, बंद करो। तो सुन लिया आपने। तो शिक्षा व्यवस्था से बात सरकार के हिंदू मुसलमान करने और न डरने तक पहुंच गई। फिर कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी भी यही बात तो हमेशा हर मंच से कहते रहे हैं। डरो मत का नारा राहुल गांधी ने ऐसा दिया है कि इससे BJP को ही डर लगने लगा है। जहां तक नीट पेपर लीक में कार्रवाई और इंसाफ की बात है, तो राहुल गांधी एक तरफ सरकार से जवाब मांगते हैं, दूसरी तरफ युवाओं को भरोसा दिलाते हैं कि वो लड़ाई में उनके साथ हैं, और तीसरी तरफ जिन बच्चों ने हताशा में जान दे दी, उनके परिवार वालों से भी राहुल गांधी बात करते हैं और अपनी मदद का भरोसा देते हैं।
फिर भी कॉकरोच जनता पार्टी के आज के प्रदर्शन को जिस तरह सरकार ने न केवल होने दिया बल्कि सोशल मीडिया पर कई घंटों से केवल इसी की चर्चा, इसी बात की चर्चा चल रही है, उससे नजर आता है कि मामला इतना सीधा नहीं है जितना दिखाया जा रहा है। मुद्दा यह नहीं है कि एक युवा ने कॉकरोच वाले बयान से नाराज होकर एक आंदोलन खड़ा किया, फिर उसमें कुछ नामी गिरामी लोग जुड़े और जंतर मंतर पर हजारों युवा प्रदर्शन के लिए पहुंच गए। 3 बजे ही प्रदर्शन खत्म हो गया, जिसे 5 बजे खत्म होना था, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ और अब अभिजीत दिपके ने कहा है कि जरूरत हुई तो अगले हफ्ते फिर प्रदर्शन किया जाएगा। मुद्दा यह है कि क्या यह सब किसी बड़े खेल की पटकथा है? क्या सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी को बीजेपी ने सेफ्टी वॉल्व की तरह इस्तेमाल किया है? यह सवाल यहां पैदा क्यों होता है? क्योंकि इस समय लोगों का गुस्सा महंगाई, तेल की बढ़ती कीमतों, गैस की किल्लत, मौसम की मार, भ्रष्टाचार, इन तमाम मुद्दों पर, ऐसे तरह तरह की परेशानियों से बढ़ा हुआ है, गुस्सा बढ़ा हुआ है लोगों का। कांग्रेस लगातार इन मुद्दों को तो उठा ही रही है, साथ ही बता भी रही है कि बीजेपी ने कैसे सारी संस्थाओं को कब्जे में कर लिया है और वोट चोरी से सत्ता पर पकड़ बनाई है। जनता की कांग्रेस की बात जो है वो जनता जो है वो कांग्रेस की बात समझ रही है, तो क्या बीजेपी ने अब जनता का गुस्सा निकालने के लिए जंतर मंतर के मंच को सीजेपी को इस्तेमाल करने दिया ताकि यहां नारेबाजी करके अपनी भड़ास निकालकर युवा, खासकर युवा, घर चले जाएं और सरकार का काम जैसा चलता है वैसा ही चलता रहे? क्योंकि आज नाराजगी जाहिर होने के सिवाय तो और कुछ बदलाव नजर नहीं आया। इधर प्रशांत भूषण, सोनम वांगचुक, योगेंद्र यादव और आम आदमी पार्टी के कई समर्थक भी सीजेपी के समर्थन में आ रहे हैं। खुद अरविंद केजरीवाल ने भी वीडियो जारी किया। बहुत से पत्रकार किंतु परंतु के करते हुए सीजेपी का साथ दे रहे हैं, युवाओं की हिम्मत की दाद दे रहे हैं कि ये लोग बीजेपी के खिलाफ आगे आए हैं। तो क्या शाहीन बाग की महिलाएं, उनकी हिम्मत की दाद नहीं देनी चाहिए थी? किसान आंदोलन, महिला पहलवान, ये सारे लोग सरकार के खिलाफ नहीं आए थे क्या? तब इन लोगों को जंतर मंतर पर क्यों नहीं आने दिया गया? क्या 2011 की तरह फिर से बीजेपी एक नए आंदोलन के साथ अपनी सरकार बचाना चाहती है? एक सवाल यह है, लेकिन इसके दूसरे पहलू में चलें। यह यहां रख चुका आपके सामने, उसके हर पहलू को खंगालने की जरूरत है। दूसरा पहलू, क्या इतना जो देश के युवा हैं इनके अंदर इतना ज्यादा गुस्सा है कि एक मंच मिला और उस मंच की तरफ वो भागे भागे चले आए क्योंकि उनके अंदर गुस्सा है और इस सरकार के खिलाफ गुस्सा है? यह सवाल भी है। लेकिन इन सब के बीच जो चाक चौबंद व्यवस्था थी, वहां की पुलिस सबकी मदद कर रही थी। पुलिस यहां किसी के ऊपर वाटर कैनन नहीं छोड़ रही थी, किसी के ऊपर डंडे नहीं भाजे गए, किसी को गालियां नहीं दी गई पुलिस की तरफ से, किसी को एक थप्पड़ भी नहीं मारा गया, किसी को धमकाया भी नहीं गया। पूरी व्यवस्था जैसी थी उससे साफ लग रहा था, क्योंकि हम लोग लगातार थे वहां, आपने देखा, लाइव किया वहां से, लगातार अपनी टीम, डीबी लाइव की टीम लगातार थी। ये विजुअल्स हमारे आप देख रहे हैं। तो ये क्या कहता है, ये जो तस्वीरें हैं ये क्या कहती हैं तस्वीरें, जरा समझने की कोशिश करें हम लोग। 2 बातें यहां साफ साफ समझ में आती है। पहली बात, क्या युवाओं में सचमुच इतना ज्यादा गुस्सा है कि उसे कोई भी मंच मिले वो आज सड़क पे निकल आएंगे? जेनजी की जो बात हो रही है, क्या वो जेनजी सचमुच आज बहुत गुस्से में है? एक सवाल। दूसरा कि आखिर क्या, जो पहले रख चुका हूं, क्या ये एक टेस्ट ड्राइव है बीजेपी की तरफ से या सीजेपी की तरफ से, कि आगे देखते हैं क्या होता है? इतनी जल्दी ये आंदोलन कैसे खड़ा हो गया, ये भी समझने की कोशिश करते हैं। बहुत दिनों से कई बार हमारे तमाम साथी और खासकर हमारे स्वामी जी अभी आपके साथ फिर जुड़ेंगे। स्वामी जी इस पर चर्चा करना चाहते थे, मैं रोकता था। आज मैं स्वामी जी को भी आमंत्रित करता हूं और तमाम अपने साथियों को, सबको स्क्रीन पे ले आइए। स्वामी जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ आज अंशु जी भी हैं, हमारे साथ प्रशांत टंडन जी भी हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, 4 साथी हमारे हैं। सबको आमंत्रित करता हूं मैं, खुल के कॉकरोच पे बात करें। मैं हमेशा रोकता रहा, लेकिन आज, और मैं कह रहा था कि थोड़ा हो जाने दीजिए, इस पर बात करेंगे। आज कॉकरोच पे बात करेंगे और इसके तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। लगातार लगभग अमलेंदु जी हम लोग 4-5 घंटा तो थे ही, उससे ज़्यादा थे हम लोग, और अपनी टीम तो सुबह से थी। स्वामी जी भी थे, 3 घंटा स्वामी जी भी रह के आए हैं। और उसके हर पहलू को लेकिन खंगालना ज़रूरी है।
इसलिए क्योंकि अन्ना के आंदोलन को भी हमने बहुत खंगाला था। उस समय हमें खूब गालियां पड़ती थी, आप लोगों को नहीं पता, लेकिन हमारे देशबंधु जो अखबार है, उस समय अखबार ही होता था, डीवी लाइव चैनल नहीं था। अखबार में हमारी रिपोर्टिंग्स अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। उस समय खूब गालियां पड़ती थी कि ये आंदोलन के खिलाफ इतने किंतु परंतु के साथ सवाल पैदा कर रहे हैं। और आखिर आज अगर अन्ना आंदोलन की समीक्षा करें तो आप लोग हूबहू उन्हीं लाइनों का इस्तेमाल करेंगे जो हम लोग आज से पहले 2011-12 में लिख चुके थे। क्या आज के बाद 10 साल बाद, 5 साल बाद फिर से इसकी चर्चा होगी या आज चर्चा कर लें? ये 2011-12 नहीं है, यह 2026 है और 2026 में बहुत कुछ बदल चुका है, इसलिए आज चर्चा करना ज़रूरी है। बहुत अच्छा है कि युवा बाहर निकले, बहुत लोगों से बातें हुई और अपना अनुभव बताता हूँ। और कोई पेरेंट्स यानी कोई माता पिता आया, तो कोई भाई आया, तो खुद कोई स्टूडेंट आया और सबकी चिंता एक ही है। अगर माता पिता आए तो उनके बच्चों की चिंता कि वो परीक्षा दे रहा है और वो परीक्षा पास करेगा कि नहीं करेगा। परीक्षा की जो व्यवस्था यानी शिक्षा व्यवस्था जिस कदर नीचे गिर चुकी है, शिक्षा व्यवस्था जिस कदर धराशायी हो चुकी है, उसको कैसे मजबूत किया जाए। एक उम्मीद के साथ जंतर मंतर आज पहुंचे थे कई लोग, लेकिन क्या सचमुच ये आंदोलन उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने जा रहा है? ये बड़ा सवाल है। चलिए, कॉकरोच जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं हमारे साथी स्वामी प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, उन्हीं के पास आते हैं, इनसे ज़रा समझते हैं कि ये पार्टी आगे क्या करने जा रही है। और फिर अंशु जी भी हैं, प्रशांत टंडन जी भी हैं, अमलेंदु जी भी हैं। खुल के आज चर्चा कीजिए स्वामी जी। राजीव जी, अभी जो आपने सूचना दी, क्योंकि मैं जब गया था वहां पे अपनी पत्नी के साथ गया था और करीब 3 घंटे मुझे वहां रहा मैं, तो मुझे आशा थी कि जो मैं सोच रहा था, वहां जो बच्चों से बात हो रही थी, ये लग रहा था वो ये कह रहे थे कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा हम यहां से नहीं उठेंगे। लेकिन अभी आपने खबर दी कि वो उठ गए, तो इसलिए मैं आपके इसी कार्यक्रम के अंतर्गत ये ऐलान करता हूं, मैं कॉकरोच जनता पार्टी से अलग हो गया हूं, लेकिन मैं कॉकरोच हूं। कॉकरोच तो हम सब हैं, कॉकरोच हम सब हैं, हम कॉकरोच हैं। और कॉकरोच इसलिए हैं स्वामी जी, आपकी बात को दुरुस्त करता हूं, कॉकरोच हम इसलिए हैं क्योंकि देश के सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने देश के तमाम ऐसे बेरोजगारों को, और हम उन बेरोजगारों का साथ दे रहे हैं, उनको कॉकरोच कहा, पैरासाइट कहा, परजीवी कहा। हमारे नरेंद्र मोदी साहब कांग्रेस को परजीवी कहें, लेकिन सीजेआई साहब ने परजीवी कहा देश के युवाओं को। ये नागवार गुजरा, किसी को भी नागवार गुजरेगा, वो आपको भी गुजरा, मुझको भी गुजरा, इसलिए हम सब कॉकरोच हैं। लेकिन आप प्लीज अपनी बात, मैं दुरुस्त कर रहा था सिर्फ। नहीं राजीव जी, आप कॉकरोच इसलिए नहीं है कि उसमें 4 कंडीशन बताई गई थी। एक तो आदमी बेरोजगार होना चाहिए और एक आदमी आलसी होना चाहिए। आप आलसी नहीं है, सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं। मैं आलसी हूँ और मैं इंटरनेट ही पे बैठा रहता हूँ। आप 3:30 बजे जगने वाले इंसान हैं स्वामी जी, आप आलसी नहीं है, मत बोलिए। आप इतने मेहनती हैं, इतने मेहनती हैं। लेकिन राजीव जी, मुझे आज इतना अफसोस हुआ ये सुन के। मैंने तो ये सोचा था, देखिए जब मैं जवान था हम लोग गांव-गांव जाते थे और उस समय आंदोलन बढ़ा रहे थे और हमारे अंदर एक तेज था। ये महात्मा गांधी के बैठे थे, सोनम वांगचुक अपने को गांधीवादी कहते हैं, क्यों उठ के चले गए? क्या अपने नेता बनने आए थे? यहाँ मुख्य प्रवक्ता बनने आए थे, बड़े बड़े नेता बनने आए थे, अपना नारा लगवाने आए थे? बिना मांग पूरी कराए क्यों हट गए? अच्छा, दूसरी बात यह है, देखिए अब एक बहुत बड़ा जैसे आपदा में अवसर भारतीय जनता पार्टी ढूंढती है, क्योंकि मैं अपने को कॉकरोच पार्टी से अलग कर चुका हूं, इसलिए मैं खोल के बोल रहा हूं। राहुल गांधी के एनएसयूआई और कांग्रेस के बच्चे जो हैं चारों तरफ लाठियां खा रहे हैं और पानी की बौछार झेल रहे हैं। मैं उनका आह्वान करता हूं, राहुल गांधी से कहता हूं, आपदा में अवसर है जो मोदी जी ढूंढते हैं। रामलीला ग्राउंड का एक कॉल दीजिए। आज जितने लोग ये जंतर मंतर में आए थे, क्योंकि पिछली बार जब रामलीला ग्राउंड में राहुल गांधी ने कॉल दिया था, मैं अपनी पत्नी के साथ गया था और वहां 3 घंटे बैठने के बाद मेरी ये स्थिति हो गई थी। मैंने अपनी पत्नी से कहा, उठ के चल दो, वरना इतने बड़े बड़े जत्थे आ रहे हैं, हम मर जाएंगे इसमें कुचल के। और वास्तविकता में अगर वहां वॉलंटियर्स ने हमको न निकाला होता, क्योंकि पंजाब हरियाणा से जत्थे के जत्थे आ रहे थे और हमें कुचल देते, हम निकल गए। तो देखिए, अब राहुल गांधी को कॉल देना चाहिए। ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई है, ये बच्चे जो हैं युवा, इनके अंदर शक्ति नहीं है। ये भी सुनाई पड़ा कि अभिजीत जो ये दीपिके हैं, वो उनकी तबीयत भी खराब हो गई 3 बजे। मैं 74 साल की उम्र में 3 घंटे खड़े रह के आया हूं, मेरी तो भगवान की कृपा से तबीयत नहीं खराब हुई। ये बच्चे हैं, ये युवा हैं, इनके अंदर लड़ने की शक्ति है, ये लड़ेंगे इनसे। देखिए अब ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है, ये लोग अक्षम्य हैं,
इन लोगों ने जिस प्रकार से अपना ये आंदोलन वापस ले लिया है बिना मांग पूरे, अरे क्या कह रहे हैं, अगले हफ्ते जरूरत होगी तो फिर आ जाएंगे। इसका मतलब 1 हफ्ते का टाइम अपने धर्मेंद्र प्रधान को दे दिया। और एक और अभी सूचना मिल रही है, कैबिनेट रिशफल होने वाला है और उस कैबिनेट रिशफल में धर्मेंद्र प्रधान से ये विभाग ले लिया जाएगा। तो जो आप लोग कह रहे थे, मुझे लग रहा था कि युवा बड़ी शक्ति है और बड़ा तेज है, इसलिए मैं भाव में आके, भावावेश में आके इनके साथ चला गया था। लेकिन अगर इन्होंने अपना आंदोलन वापस ले लिया है, मैं इनसे अपने को डिसएसोसिएट करता हूं और राहुल गांधी को कॉल करता हूं, रामलीला ग्राउंड में कॉल दीजिए, वहां इनसे 100 गुने ज्यादा लोग इकट्ठे होंगे। और राहुल गांधी से उसके बाद यह भी निवेदन करता हूं, खुद आइए, खुद लीड कीजिए, बैठ जाइए, उठिएगा मत। लाठी लगे, जेल जाएं, मारें, पीटें, कुछ करें, हटेंगे नहीं। और यह बात बिल्कुल पक्की है, इन लोगों ने मुझे निराश किया है और मैं कांग्रेस जनता पार्टी से अपने को अलग करता हूं। जी, दो बातें यहाँ इम्पॉर्टेंट हैं और स्वामी जी आप जो कह रहे हैं उसमें दो बातें इम्पॉर्टेंट हैं। एक ये कि 5 बजे तक समय दिया गया था, कि 5 बजे तक मांगा गया था कि हम 5 बजे तक धरना प्रदर्शन करेंगे। 5 बजे की जगह 3 बजे ही उठ के चले गए और उसके बाद अनाउंसमेंट होने लगा कि चूँकि जिन्होंने धरना प्रदर्शन जिनको करना था वो अब चूँकि जा चुके हैं, उन्होंने कॉल ऑफ कर दिया इस धरना प्रदर्शन का, इसीलिए अब आप लोग भी चले आए जो इस प्रदर्शन में आए थे। और पुलिस उसके बाद सबको खदेड़ने लगी, जैसे पुलिस खदेड़ती है उसे खदेड़ने लगी। और इनफैक्ट हम लोग थोड़ा सा बहस करके रुके रहे, क्योंकि हम लोगों को वहाँ से लाइव हम लोग कर रहे थे और लगातार पुलिस हम लोगों का साथ तो दी, वो पुलिस ने हमारे साथ कोई ज़्यादती नहीं की, वो कोई बदतमीज़ी नहीं हुई, कुछ नहीं। और हम लोग अपना प्रोग्राम पूरा ख़त्म करके आए और हम लोग रहे लगभग उसके बाद भी 1 घंटे 1.5 घंटे तक वहाँ रहे और हम लोगों ने सब कुछ जब पूरा मैदान खाली होने तक रहे वहाँ पे। लेकिन 2 बातें यहाँ पर स्वामी जी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। मंच पे कौन है, किसने कॉल किया, इसको थोड़ी देर के लिए किनारे रख दें। जो शुरुआत में मैं 2 बात रख चुका हूँ। पहली बात, कुछ पेरेंट्स, देखिए उम्मीदें हैं। एक पेरेंट ऐसे आए जो आज 15,000 रुपये किराया देकर दूसरे शहर से, दूसरे राज्य से यहाँ आके अपने बच्चे को नीट का एग्ज़ाम दिलवाने के लिए, उसकी तैयारी के लिए, नीट की तैयारियों के लिए वो आए हुए हैं। उनके पिताजी भी यहीं हैं, वोटर हैं, वो बीजेपी के कार्यकर्ता रहे। उन्होंने खुल के हमारे कैमरे पे कहा है, डीबी लाइव के कैमरे पे, कि मैं तो कार्यकर्ता रहा हूं बीजेपी का, लेकिन मेरा बेटा कह रहा है, मेरा बच्चा कह रहा है कि ये जो नीट में हो रहा है और मैं तैयारियां कर रहा हूं, पापा मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसी इस व्यवस्था में मैं पास हो जाऊंगा। मुझे तो कई बार मेरी इच्छा होती, वो बच्चा, वो बाप कह रहा, कहते कहते रो रहा है कि मेरा बच्चा कहता है कि मेरी इच्छा होती कि मैं आत्महत्या कर लूं। सोचिए ये, और ये उस उम्मीद से आया है कि यहां से जब यहां पूरा तंत्र इकट्ठा हुआ है एक विरोध प्रदर्शन के लिए, तो यहां से कुछ न कुछ निकल के आएगा जो एक आत्मबल देगा, शक्ति देगा, युवाओं को शक्ति मिलेगी। कोई मां आके बोल रही है कैमरे पे, हमारे कैमरे पे, कि बच्चा जो है वो अगले साल मेरा 10वीं का एग्जाम देगा और ये जो OSM है, ऑन स्क्रीन मार्किंग, ये जो सिस्टम आया है जिसमें इस बार तबाही मचा दी जिसने, और उसकी गलतियां पकड़ी 17,000 के सिद्धार्थ ने, या सिद्धांत नाम है उसने, उस बच्चे ने, जिसको लेकिन इस बीच ये देखिए यूथ कांग्रेस का, जो अभी मैं कह रहा था कुरुक्षेत्र में, वहां ये प्रदर्शन यूथ कांग्रेस का, वो विजुअल में दिखा रहा हूं ऊपर, आप लोग देखिए। लेकिन मैं यहाँ कुछ चीज़ें आप लोगों के सामने इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि 2 तस्वीरें हैं जो स्वामी जी कह रहे थे, उनकी बातों को थोड़ा और दुरुस्त करने के लिए मैं 2 बातें रख रहा हूँ। एक, उम्मीद और गुस्सा, वो सड़क पे है, इसमें कोई 2 राय नहीं है। उम्मीद भी है और गुस्सा भी है, वो साफ है, वो सड़क पे है। दूसरी चीज, जो लोग मंच पे हैं वो कितने भरोसे के हैं, इसको अभी रखना पड़ेगा टेस्ट ड्राइव में, टेस्ट ट्यूब में डाल के रखना होगा। प्रशांत जी, आपको लगता है सही बोल रहा हूं? आपकी बात से सहमत हूं, आपकी बात से सहमत हूं। मैं इसकी जरा पॉलिटिकल एनालिसिस के पहले जो बात कहना चाहता हूं वो ये है कि जो जंतर मंतर में और कुरुक्षेत्र में दोनों जगह हम देख रहे हैं जी, और देखिए तमाम विश्व जी, एक बात कि लोगों के, बच्चों के सपने टूटे हैं, और जब सपने टूटते हैं युवाओं के,
तो वो देश के लिए उससे ज़्यादा बदनसीबी का कोई और कारण नहीं हो सकता। वो देश क्या बनेगा जिस देश में युवाओं के सपने टूट जाएं। और नरेंद्र मोदी सरकार ने युवाओं के सपने तोड़े हैं। इसने 4 साल, देखिए नीट का, हमारे परिवार में भी लोगों ने नीट को क्वालिफाई किया। हम जानते हैं कि जब बच्चा क्लास 9-10 में आता है तब से नीट की तैयारी शुरू हो जाती है। माँ बाप सपना पालते हैं, MBBS कराएंगे, उसको MD कराएंगे, DM कराएंगे, डॉक्टर बनाएंगे। वो डॉक्टर बनने का सपना टूट रहा है लाखों लाखों युवाओं का। ये महत्वपूर्ण है और उसके दोषी नरेंद्र मोदी हैं। मैं धर्मेंद्र प्रधान को भी नहीं मैं इसमें मानूंगा, क्योंकि टीम का कैप्टन है वो। धर्मेंद्र प्रधान तो एक प्यादा है। मोदी सरकार जिस भी, केवल एक शिक्षा का क्षेत्र नहीं है, हम आज शिक्षा की बात कर रहे हैं, लेकिन आप अर्थव्यवस्था में देखिए, आप सेबी में देखिए क्या हो रहा है। 15 लाख करोड़ का घोटाला हो गया। आप किसी क्षेत्र में देख लीजिए, विदेश नीति में क्या हो रहा है, आप देखिए कि सीमा पर क्या हो रहा है, किस तरीके से चीन को घुसा जा रहा है। तो ये तमाम किसी भी क्षेत्र में, महंगाई को देख लीजिए आप, तो किसी भी क्षेत्र में नरेंद्र मोदी सरकार का फेलियर है। ये दिख रहा है क्योंकि युवाओं के सपने टूट रहे हैं। अब इसकी जो पॉलिटिकल और इम्पैक्ट है वो मैं बात करता हूँ। देखिए 15 कोई 1.5 दशक बाद मिडिल क्लास जंतर मंतर पर लौटा है। और मिडिल क्लास जब आता है वहाँ पे जंतर मंतर पे, पिछली बार जंतर मंतर पे 2 मौकों पर मिडिल क्लास आया था। एक निर्भया के रेप के बाद और हत्या के बाद, और दूसरी बार अन्ना आंदोलन में वो आया था करप्शन के खिलाफ। और तो उस वक्त मनमोहन सिंह की सरकार थी। मिडिल क्लास के जंतर मंतर में आने के बाद वो सरकार जो है सवालों घेरे में आई, चुनाव हार गई। पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार में मिडिल क्लास जंतर मंतर पर पहुंचा है, मोदी सरकार के खिलाफ पहुंचा। छोड़ दीजिए कि मंच पे कौन है, पीछे के उद्देश्य क्या है, किसकी क्या बैकडोर पॉलिटिक्स है, उसकी बात नहीं है। जिन पेरेंट्स से आप मिले उनको किसी ने फोन करके नहीं बुलाया, वहां वो बसों में बैठ के नहीं आए। तो मिडिल क्लास नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ सड़कों पे पहली बार आया है और इसका संदेश है, इसका संदेश दूर तक जाएगा। अब दूसरी बात कि बहुत सारे लोग, राजीव जी, आप लोगों से मिले, मैं भी ऐसे तमाम लोगों से मिलता हूँ, बहुत सारे लोग जिन पेरेंट्स से आप मिले, वो पेरेंट भले ही राहुल गांधी की बात पर विश्वास करते हो, लेकिन क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक चुनाव लड़ने वाली पार्टी है और उसका एक पॉलिटिकल पार्टी का टैग लग जाता है, इसलिए बहुत सारे न्यूट्रल लोग चुनाव लड़ने वाली पॉलिटिकल पार्टी के धरना प्रदर्शन में कम जाते हैं। यहाँ पे क्योंकि ऐसा कोई रिस्क नहीं था तो बहुत सारे लोग इसमें गए। और अब इसमें सेफ भी है कि मिडिल क्लास जब जाता है तो पुलिस समाज सेवी बन जाती है। आप देखिए कि आज धरने पे आप थे और जो धरना कुरुक्षेत्र में हो रहा है वहाँ बैरिकेटिंग भी है, वहाँ वाटर कैनन भी है, बौछारें डाली जा रही है पानी की जी। और दूसरा ये धरना है जंतर मंतर पे जहाँ मिडिल क्लास है, तो मिडिल क्लास के लिए पुलिस जो है एक समाज सेवी की तरह है। वहाँ वाटर टैंकर भी मिलेगा आपको। मैं जंतर मंतर में अक्सर जाता हूँ तमाम धरनों पे, 40 लोगों का धरना होता है, 100 पुलिस वाले होते हैं, तलाशियां ले लेकर अंदर भेजते हैं, नजरें होती हैं, कैमरे चल रहे होते हैं और एक आतंक का माहौल होता है। और आज आप देखिए कितना आराम से, एक भरी दोपहरी में गर्मी थी लेकिन एक पिकनिक जैसा माहौल वहाँ पे था। तो मिडिल क्लास को फैसिलिटेट किया। निश्चित तौर पे नरेंद्र मोदी इसमें एक अवसर ढूंढ रहे होंगे कि जो आपने कहा कि एक लेट आउट, एक वेंट मिल जाता है, एक सेफ्टी वॉल्व है कि गुस्सा यहाँ प्रकट हो गया, आप चलो आगे करो। ये मुझे लगता है कि ये धारणा मोदी जी की गलत साबित होगी। अगर वो ऐसा सोच रहे हैं कि ये करके हम कांग्रेस का या विपक्षी पार्टियों का स्पेस खत्म कर देंगे, वो नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग
पॉलिटिकल पार्टी की टैगिंग की वजह से नहीं जाते हैं, ये यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ होंगे। अभी अभिजीत के बगल में जो एक महिला दिख रही युवा, वो नेहा शुक्ला है। नेहा शुक्ला जेएनयू की प्रेसिडेंट है, सीपीआई-एमएल से ताल्लुक रखती हैं, तिहाड़ जेल में रहकर आई हैं। इसी प्रदर्शन की वजह से ये रिस्क अभिजीत के लिए नहीं है, ये रिस्क तिहाड़ जेल जाने का वहां तमाम लोगों का नहीं है। ये जब पॉलिटिकल वर्कर, जब कोई, हम लोग वहां पे थे जब पहलवान लड़कियां जो है धरना दे रही थी इसी जंतर मंतर पे, इसी जंतर मंतर पे, और आप तब देखिए कि तब पुलिस का रवैया क्या था। घसीट घसीट के उन लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया, हटाया गया, धक्के दिए गए वहां से। तो निश्चित तौर पे मिडिल क्लास वहां पे आया है। ये मोदी जी के लिए मैं कहूँगा, उसमें जो भी पर्दे के पीछे की पॉलिटिक्स कर लें, लेकिन मिडिल क्लास पहली बार मोदी सरकार के खिलाफ सड़कों पर आया है। ये उनके लिए खतरे की घंटी है। जी राज जी 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 जी। तस्वीरें सीधे आप देख रहे हैं जंतर मंतर की तस्वीरें, और क्या ये कॉकरोच पार्टी आगे कहाँ तक जाने वाली है। कॉकरोच पार्टी के समर्थन में जो लोग आए थे, कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में जो लोग थे, उनमें एक गजब का उत्साह दिखाई दे रहा था। उनको लग रहा था कि उनकी जो चाहते हैं, जो उनकी जो परेशानियां हैं वो दूर होंगी। और जो मिडिल क्लास की बात आप कर रहे हैं प्रशांत जी, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। एक मिडिल क्लास जो अभी तक कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की पार्टी का समर्थक रहा है, उसके अंदर एक तकलीफ भी दिखाई दे रही थी। कई लोग ऐसे कैमरे के बाहर भी कह रहे थे कि हम तो, कोई वर्कर कह रहा था अपने आप को भाजपा का, कोई कह रहा था कि बीजेपी को वोट देते रहे, समर्थन करते आए, लेकिन अब नहीं करेंगे। ये ऐसी बातें भी थीं। और सबसे ज़्यादा एक उम्मीद की, अगर कोई पेरेंट है तो उनके बच्चे के लिए भविष्य जो होगा वो अच्छा होगा। और जो खुद युवा है वो भुक्तभोगी है। एक युवा मिला जिसका पेपर 2018 में 12वीं का पेपर वो लीक हो गया था। बोला मैं भुक्तभोगी हूँ, मैं जानता हूँ कि किन परेशानियों से एक स्टूडेंट गुजरता है, और इसलिए मैं सॉलिडेरिटी में आया हूँ यहाँ पे। तो सब अलग अलग ढंग से आए हुए थे, लेकिन फिर भी जिस आसान तरीके से सब कुछ यहाँ संपन्न कराया गया और 2 घंटे पहले ही इस धरना प्रदर्शन को ख़त्म कर दिया गया, ये थोड़ा सा शक के घेरे में लाता है। इसीलिए ये बात यहाँ पर बहुत ईमानदारी के साथ, क्योंकि डीवी लाइव या हम लोग खासकर न्यूज़ पॉइंट में हम लोग बेईमानी करने की कोशिश नहीं करते हैं, जो है वो सामने रखते हैं और ईमानदारी के साथ, किसी को अच्छा लगे या किसी को बुरा लगे। कांग्रेस की गलतियाँ हैं तो कांग्रेस को भी बोलते हैं, बीजेपी की गलतियाँ ही गलतियाँ दिखती हैं तो क्या करें, बीजेपी की गलतियाँ हम ज़्यादा बताते हैं। और अब सीजेपी की गलतियाँ जो हैं, अगर हैं तो बता रहे हैं, अगर नहीं है एक आंदोलन जिसको खड़ा करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अंशु जी आपने भी लगातार एक लंबा आपका भी जीवन पत्रकारिता में गुजरा है और गुजर रहा है, और इसमें शाहीन बाग का मैंने जिक्र किया उन तमाम आंदोलनों का, किसानों के बैरिकेड्स लगा दिए। किसानों, आप देख लीजिए, हमने तीनों, खासकर दिल्ली के तीनों अलग अलग बाउंड्रीज को हमने देखा है, चाहे वो गाजीपुर हो, चाहे वो सिंगू बॉर्डर हो, चाहे वो अटारी बॉर्डर हो, भूल रहा हूँ नाम, अटारी नहीं है, कुछ और नाम है, टीकरी बॉर्डर, तीनों बॉर्डर, ये तीनों बॉर्डर पे क्या हाल बना रखा गया था किसानों के लिए। क्या किसान सचमुच यहाँ आतंकी बन के आ रहे थे? लेकिन उन्हें आतंकी कहा गया, मवाली कहा गया, क्या नहीं कहा गया। महिलाओं के साथ जो शाहीन बाग का आंदोलन चल रहा था, उनको भी, इन लोगों को जंतर मंतर पे जगह नहीं दी गई, जंतर मंतर पहुंचने नहीं दिया गया। और यूथ कांग्रेस के नेता भी जाना चाहते थे जंतर मंतर पे प्रदर्शन के लिए, ढंग से पहुंचने नहीं दिया गया। कितनी दूरी है यूथ ऑफिस से यूथ कांग्रेस का कार्यालय और जंतर मंतर में? पैदल 500 मीटर भी नहीं जाने दिया गया। इसीलिए लगता है कि ये क्यों। बहुत अच्छी बात है, क्या इतनी ताकत है कॉकरोच में? एक तो ये हो सकता है इतनी ताकत है कि सरकार हिल गई, फिर मोदी सरकार पर कितना असर की जगह हम लिख सकते हैं कि मोदी सरकार हिल गई। क्या ये माना जाए?
या ये माना जाए कि कुछ तो है जो अभी कहना मुश्किल है? अंशु जी, कैसे आप इसका विश्लेषण करेंगे? क्रोध जनता पार्टी का आंदोलन है, इस पर बड़ी बारीक नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि जैसे दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। स्वामी जी बता रहे थे, उन्होंने तो आज ही कह दिया कि अब मैं कॉकरोच पार्टी का सदस्य नहीं रहा, तो इनका तो आज ही भरोसा उठ गया है, क्योंकि वो वहां पर बैठे नहीं रहे और उस कार्यक्रम होने से पहले ही वहां से चले गए। खैर, आपका जो सवाल है मैं उस पर आती हूँ। अन्ना आंदोलन हुआ था तो हम लोग भी भावनाओं में बहकर वहां चले गए थे और बाद में अपने आप को बहुत छला हुआ प्रतीत किया और बहुत लगा कि धोखा हुआ। तो हम तो अब ऐसे किसी आंदोलन में जाते नहीं हैं, क्योंकि विश्वास करना आज के समय में बहुत मुश्किल है कि क्या सच है और क्या झूठ है। और यही कुछ अभी कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो किसी तरह की क्रेडिबिलिटी अभी तक अपनी बना नहीं पाई है। सिर्फ इनकी एक ही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाए। इसके आगे पीछे का इनको कुछ नहीं पता है, इनकी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, इनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, ये कोई अपना रोड मैप नहीं बता पाए हैं। तो क्या केवल ये एक क्षणिक मिली अपनी जो सोशल मीडिया की सफलता है उसको लेकर ये जो कोई 3-4 उससे जुड़े हुए लोग हैं, क्या अपने लिए यहां पर कोई उम्मीद देख रहे हैं? और जिस तरह से आप पार्टी के बहुत सारे चेहरे इनके साथ जुड़े हैं वो भी बहुत संदेह उत्पन्न करते हैं। कॉज की बात नहीं कर रही हूं मैं, कॉज इनका बहुत अच्छा है, शिक्षा व्यवस्था एकदम चौपट है, कोलैप्स हो रही है, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि बच्चे आत्महत्याएं कर रहे हैं, नीट पेपर लीक से सब त्राही त्राही है। और जहां लोग भी जो यहां पहुंचे थे वो जेन्युइन थे, लेकिन जो मंच पे 4 लोग थे उनकी मैं बात करना चाहती हूं कि उनके हैंडलर्स कहीं और तो नहीं बैठे, वो किसी और के इशारों पर तो काम नहीं कर रहे। इसकी बारीकी से छानबीन होना जरूरी है। और आप पूछ रहे हैं कि सरकार ने इनको बिल्कुल जिसे कहा जाए कि अपने दामाद की तरह का ट्रीटमेंट दिया, जो कि ना हमारे देश के किसानों को दिया गया, ना कोई एनएसयूआई के युवाओं को दिया जाता है, ना और किसी को दिया जाता है। ये तो बड़ी हैरानी की बात है कि उसी दिन कोई आए, उसी दिन जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन की इजाजत मांगे और तुरंत उसको चिट्ठी भी जारी हो जाए, इजाजत भी मिल जाए और एयरपोर्ट से बिल्कुल हीरो की तरह अभिजीत दीपके को वहां पर लाया जाए। इसकी उम्मीद तो ये भी लोग नहीं कर रहे थे। मेरे कुछ मित्र वहां पर मौजूद थे और उन्होंने बताया कि वहां पर इन लोगों की कोई तैयारी ऐसी नहीं थी, क्योंकि इनको लग रहा था कि दीपके को तो गिरफ्तार कर लेगी अमित शाह की पुलिस और एक तरीके से दीपके थोड़े हीरो जैसे बन जाएंगे और एक शहीद टाइप का दर्जा मिल जाएगा, फिर ये एक बड़ा आंदोलन होगा। तो अन्ना जैसी गलती जो की थी उस समय सरकार ने उनको गिरफ्तार करके, बीजेपी ने यहां पर चालाकी दिखाई। क्यों इस तरह का ट्रीटमेंट किया मैं आपको बताती हूं कि एक तो इस कॉकरोच पार्टी ने बहुत बड़ा एक सोशल मीडिया कैंपेन चलाकर देश विदेश में काफी इसको लेकर एक बज़ क्रिएट कर लिया था। तो विदेशी मीडिया की भी नजर रहती है और पिछले दिनों विदेशी मीडिया ने जिस तरीके से आलोचना की है हमारे देश में डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की, अधिकारों की, तो सरकार इससे थोड़ा घबराई है। अभी हमारे सीजेआई भी गए थे लंदन, तो वहां भी उनसे महिला ने ये सवाल कर लिया कि आप कॉकरोच का जो आपने बात बोली है उसके ऊपर आप क्या कहेंगे। तो वहां भी इनको एक तरीके से मुंह छुपाने की नौबत आ गई। नॉर्वे में भी इनके साथ ऐसे हुआ। तो ये जान रहे हैं कि ये किसान नहीं है सिंपली, या एनएसयूआई के ये नौजवान नहीं है, ऐसे तो वो देश भर में बहुत समय से कर रहे हैं आंदोलन। लेकिन अगर कॉकरोच पार्टी को रोका गया, अभिजीत दीपके को गिरफ्तार किया गया, तो ये मामले को और बड़ा बना देंगे। अभिजीत दीपके जो है वो हीरो बन जाएगा, फिर ये आंदोलन जो है उसको और ज्यादा प्रसिद्धि मिल जाएगी और उसको बेवजह का एक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी मिल जाएगा। तो इस सरकार ने ये चालाकी करने की कोशिश की कि इनको इस तरह का रिकॉग्निशन ना दो। और सरकार के पास तो अंदर से भाई सारी जानकारियां होती हैं, जितनी जो एजेंसीज है बता ही देती है कि कोई इतनी बड़ी संख्या में लोग नहीं आने वाले, 2-4 हजार ही आएंगे, कुछ ऐसा नहीं है, ये फिजल आउट हो जाएगा। ये उसी तरह का जेंजी वाले आलसी यूथ हैं जो सही बता दिया, आज देख के ही पता चल गया कि ये वो वहां पर टिक कर नहीं रह सके और इन्होंने कहा कि 1 हफ्ते बाद देखा जाएगा। हालांकि अभिजीत दीपके ने कहा है कि ये तो अभी ट्रेलर ही है। भाई ये ट्रेलर ही है तो तुम्हारी पिक्चर में है क्या, हमें ये भी जानना है। और मुझे लग रहा है कि सरकार यहां पर इनका इस्तेमाल कर रही है। कांग्रेस को, एक विपक्ष ने जो अभी इतना बड़ा संगठित आंदोलन खड़ा किया है,
बीजेपी के खिलाफ एनएसयूआई का यूथ जगह जगह पे इतने बड़े बड़े आंदोलन कर रहा है, सड़कों पर है, वो हजारों की भीड़ ये गोदी मीडिया तो दिखाएगा नहीं, लेकिन वहां वो वास्तव का आंदोलन हो रहा है। तो उसकी धार को कम करने के लिए कॉकरोच आंदोलन की तरफ ये मुझे लग रहा है कि ध्यान बटाया जा रहा है, और साथ ही साथ एक तीर से दो निशाने किए कि इनको फिजल आउट कर दिया, अब इनके ऊपर छोड़ दिया कि भाई अब एक हफ्ते बाद ये लोग क्या करेंगे, धरने पर तो ये बैठे नहीं। हो सकता है कि जो कैबिनेट रिशफल में धर्मेंद्र प्रधान को हटा दिया जाए, किसी और को बना दिया जाए, धर्मेंद्र प्रधान को शायद कोई और मिनिस्ट्री दे दी जाए और कॉकरोच पार्टी को इसका मिल जाए बेनिफिट, उनको क्रेडिट मिल जाए। तो यानी वो राहुल गांधी को क्रेडिट नहीं देना चाहते कि आपके आंदोलन या आपके कहने की वजह से हमने हटाया धर्मेंद्र प्रधान को। तो सरकार यहाँ एक साथ बहुत सारी चीजें कर रही है। वो ना कोई इंटरनेशनल ब्लैक फ्लैश अब लेना चाहती है इन यूथ को रोक के, और ये यूथ ऐसा भी नहीं है, ये सारे इस तरीके के यूथ हैं जो कि अमेरिका से आए हैं, भाई अभिजीत दीप के बॉस्टन से आए हैं, तो ये इंटरनेशनल मीडिया को भी प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। तो वो ये समझ रहे हैं कि इसके खतरे भी क्या हैं और उनको इस्तेमाल भी कैसे करना है। तो कांग्रेस के विरुद्ध भी इनको इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसको अभी बहुत बारीकी से पढ़ने की जरूरत है। अभी इनको मैं कहूंगी कि कुछ थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए, क्योंकि उनका उद्देश्य सही है, ध्येय सही है, लेकिन ये इस पर कितना सीरियसली कायम रहते हैं। जैसे कि ये अभी उठकर चले गए, इन्होंने तो कहा कि हम खुद ही आलसी हैं। अब एक हफ्ते के बाद ये क्या कर पाते हैं। इन्होंने तो कहा था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, उससे कम कुछ नहीं होना चाहिए। तो क्या ये आंदोलन फिजल आउट हो जाएगा? क्या इससे कांग्रेस के आंदोलन की धार कमजोर होगी, उसको करने की कोशिश है बीजेपी को? ये सारी देखने की बातें हैं, पर मुझे नहीं लगता जिन लोगों ने अन्ना आंदोलन का जो हश्र देखा है वो लोग तो इसमें मुझे नहीं लगता कि गए होंगे। लेकिन एक चीज जो अच्छी हुई है इस आंदोलन में, हमें ये देखना चाहिए कि जो यहां लोग आए वो वाकई सत्ता की इन सब चीजों से परेशान है। जो पेपर लीक हो रहे हैं, बच्चों का भविष्य लटका हुआ है, वो वास्तव में वो जेन्युइन पेरेंट्स है, वो जेन्युइन बच्चे हैं जो यहाँ पर पहुंचे हैं। लेकिन अभी हमें देखना होगा, ये लिटमस टेस्ट है कि ये कॉकरोच पार्टी वाकई जिस उद्देश्य के लिए बनी है उसके लिए जी जान से लड़ पाती है। इनके अंदर कोई भगत सिंह या इस तरीके का जो दिखा रहे हैं वो मौजूद है, या फिर ये वही आराम तलब की सोशल मीडिया की फोन और कंप्यूटर पे चलाने वाली पार्टी है? क्या कंप्यूटर में ये आंदोलन और मोबाइल पे चल पाएगा और सरकार इसको जो चालाकी से टैकल कर रही है, ये सब भविष्य में देखने की बातें होंगी। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, देखते हैं। बहुत कुछ है इसमें और समझना ज़रूरी है कि आखिर इसके पीछे चल क्या रहा है। अमलेंदु जी, आप भी थे वहाँ, आपने भी बहुत लोगों से बातचीत की, आंखों देखी, आपने बहुत कुछ देखा है, आपका विश्लेषण? तो जो मंच की हम लोग हालत देख रहे हैं वो काफ़ी कुछ गौर करने लायक है। दूसरा, जो लोग वहाँ पहुँचे, खासतौर से युवा थे या माता पिता थे, वो बिल्कुल जेन्युइन लोग पहुँचे थे। यानी राजीव जी की जो अपना गुस्सा प्रकट करने के लिए पहुँचा, वो गुस्सा तो असली प्रकट करने के लिए पहुँचा, लेकिन क्या जो असली गुस्सा है उसके साथ कोई छल किया जा रहा है, ये सवाल खड़े हो जाते हैं। क्योंकि मंच से जब घोषणा की जा रही थी कि अब ये मंच समाप्त किया जाता है, आज जो है आंदोलन खत्म किया जाता है, उस समय एक घोषणा और हुई कि क्या अब कॉकरोच जनता पार्टी का नाम बदलकर सिटीजन जनता पार्टी कर दिया जाए। हाँ, ये घोषणा भी हुई। तो खतरनाक मंसूबे तो राजीव जी वहीं से मालूम पड़ गए कि क्या मंसूबे इनके हैं। तो ये समझ में आता है। दूसरा, राजीव जी, अन्ना आंदोलन के समय जो लोग उस समय, चाहे वो यूट्यूब पे इस समय जो आ गए हैं तमाम गोदी मीडिया में, जो उस समय थे और जिन्होंने सबसे बड़ा पाप ये किया, जो मोदी जी को यहाँ दिल्ली तक लाने के लिए जिम्मेदार हैं, और अब वो पत्रकारिता पे भी जो है वो भाषण देते हैं और आंदोलन पे भी भाषण देते हैं। तो यही सब लोग जो है वो इस समय इन सबको प्रमोट कर रहे हैं। और प्रशांत भूषण से लेके योगेंद्र यादव तक, मतलब मैं नाम लेके बिल्कुल कहूँगा, यही लोग अपराधी हैं राजीव जी, अन्ना आंदोलन के असली जो हैं। तो यही सब जो है इस समय भी सब लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं उस तरह से पीछे से। तो इसलिए ये खतरनाक संकेत भी साफ तौर पर राजीव जी दिखाई पड़ते हैं। तीसरा जो मुझको एक चीज़ लगती है वो ये कि इसके जरिए एक जो राजीव जी गुब्बारा होता है, तो बीजेपी गुब्बारे छोड़ के देखती है, टेस्ट बैलून, तो गुब्बारा छोड़ा भी और गुब्बारे में जो थी वो सुई भी चुभ होती। तो यानी लोगों का गुस्सा जो है वो उबाल पर जो आ रहा है, तो उसको एक जगह देती कि वो पॉलिटिकल मूवमेंट ना बनने पाए, तो उसको उस तरफ मोड़ो और उसके बाद उसमें सुई भी चुभ दो, ताकि वो वहाँ पे
खत्म भी हो जाए। तो ये भी एक रणनीति बीजेपी की तरफ से इसके लेकर हो सकती है। मैं अभी ये नहीं कह सकता कि ये बीजेपी के लोग हैं या बीजेपी ने इसको किया है, वो सब सारी बातें आगे आएंगी कि इनके साथ साथ कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं, किसका विवेकानंद फाउंडेशन से क्या रिश्ता है, किसको किस अमेरिकी एनजीओ से जो है वो पैसा मिलता है, किसने वहां से जो फेलोशिप ली है, वो सब चीजें सब सामने राजीव जी निकल कर आ जाएंगी। और कौन मोदी जी को थैंक यू कह रहा था कि आपने 4 स्टेट जीत लिए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी, आप इसी तरीके से विजय करते रहिए। मंच पर जो लोग मौजूद हैं उन्हीं में से उस तरह के भी उनके पुराने ट्वीट जो है 2017-18 के वो सब भी वायरल राजीव जी खूब हो रहे हैं। तो अब मैं इस पे नहीं जाऊंगा कि ये क्या है क्या नहीं है, लेकिन अगर ये एक छल किया जा रहा है उन भावनाओं के साथ जो सरकार के खिलाफ एक रोष प्रकट हो रहा है राजीव जी। हालांकि बीच में पोस्टर ऐसा भी था जिसपे था अब की बार जो था महंगाई की मार और बलात्कारी सरकार और जाने क्या क्या महंगाई, डीजल पेट्रोल, केवल एक पोस्टर था पूरे उसमें हमको दिखाया जिसपे ये सब बातें लिखी हुई थी। बाकी सब जो है कोई सिंगल कॉकरोच था, कोई किसी तरीके का कॉकरोच था। एक जो सज्जन जो थे वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान हाथ में लिए भी आए थे और कह रहे थे कि संविधान पे खतरा है। तो राजीव जी, जिनको ये लगता है कि संविधान पे खतरा है, जिनको लगता है कि पेट्रोल डीजल की महंगाई की बात हो रही है उस पर ही बात होनी चाहिए, भ्रष्टाचार पे बात होनी चाहिए, तो क्या उनकी भावनाओं के साथ खेलने का भी काम किया जा रहा है? ये राजीव जी देखना होगा। और अब पहले ही आंदोलन में जब आप बिस्तर अपना उठा रहे हैं और उस समय आपके मंच से घोषणा कर दी जाए कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी का नाम बदलकर सिटीजन जनता पार्टी कर दिया जाए आगे के लिए, तो ये राजीव जी कई गंभीर सवाल खड़े करता है। इसलिए राजीव जी, हम ये नहीं कहेंगे कि चूंकि हम लोगों ने बात की, हम तो जमीन पर गए थे, कि जो लोग आए, जैसे एक सज्जन जो थे हम लोग सामने रो पड़े समीर जी जब उनसे बात कर रहे थे और आप भी बात कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि मेरे पास अभी भी जो है बीजेपी का मेंबरशिप का आई कार्ड रखा हुआ है, मैं बीजेपी को वोट देता रहा हूं, लेकिन वो रो पड़े हमारे कैमरे के ऊपर। तो राजीव जी, जो इस तरीके की भावनाएं हैं, तो मुझे लगता है कि अगर ये सिर्फ इसलिए इस्तेमाल किया गया है इस चीज को कि आप जो है मोदी सरकार के खिलाफ जो एक गुस्सा तैयार हो रहा है, जो युवाओं के अंदर एक क्रोध पनप रहा है, उसको आप दूसरी तरफ मोड़ सकें और मोदी जी जो हैं वो मतलब जो गोल पोस्ट है उसको अगर चेंज कर सकें, तो राजीव जी फिर लोगों का आगे से आंदोलनों से भरोसा उठ जाएगा। दूसरा राजीव जी, खैर अब मैंने पहले भी टिप्पणी की थी, मैं सीपीआई एमएल को गंभीरता से नहीं लेता हूँ, और अन्ना के आंदोलन में भी कविता कृष्णन जो थी वो मंच पर जाने वाली थी, नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन अच्छी बात यह कि इस बार जो आइसा की अध्यक्ष नेहा जी वो मंच पर मौजूद भी थी और संचालन भी कर रही थी। तो ये उपलब्धि जो है ये आइसा और सीपीआई एमएल के लिए हो सकती है, लेकिन हमको बहुत राजीव जी सतर्क निगाह रखनी पड़ेगी कि जो एक सरकार के खिलाफ माहौल बन रहा है, और राहुल गांधी ने जो कहा राजीव जी कि एक साल के अंदर आर्थिक परिस्थितियां इतनी खराब हो जाएंगी कि या तो सरकार जाएगी या इमरजेंसी लगेगी, तो क्या राहुल गांधी की चेतावनी को गंभीरता से लेते हुए उसका एंटीडोट तैयार करने की तैयारी सरकार कर चुकी है क्या, कि आंदोलन ना होने पाए, जनता जो है वो किसी भी तरीके से कोई पॉलिटिकल मूवमेंट में ना आने पाए, क्या इस तरह की चीजें? और राजीव जी, एक बात अच्छे तरीके से समझ लेनी चाहिए कि सरकार जो है वो अगर हिलती है और सरकार अगर डरती है तो वो राजनीतिक आंदोलनों से ही हो सकता है राजीव जी, जब तो उसको राजनीतिक शक्ल दी जाती है तभी होता है। आपका कोई राजनीतिक मोटिव होना चाहिए, सिर्फ ये नहीं किसी के खिलाफ आप लड़ रहे हैं। आप किसी के खिलाफ अगर लड़ रहे हैं तो आपका एजेंडा क्या है, कि आप आएंगे तो आप क्या करेंगे। अकेले मोदी जी को गाली देना पर्याप्त नहीं है, मोदी जी को गाली देने के बाद आप क्या व्यवस्था लेकर आना चाहते हैं। धर्मेंद्र प्रधान अगर हटेंगे तो धर्मेंद्र प्रधान मान लीजिए इस्तीफा दे दिया जाए, जैसा अभी कहा जा रहा है रिशफल होने वाला है, स्वामी जी ने कहा एक हफ्ते के अंदर, मान लीजिए यहाँ से जैसे अभी सीबीएसई के जो चेयरमैन थे उनको हटा के और अच्छी जगह भेज दिया गया, तो धर्मेंद्र प्रधान को अगर राजीव जी शिक्षा मंत्री से हटाकर अगर पेट्रोलियम मिनिस्टर बना दिया जाएगा तो आंदोलन खत्म हो जाएगा, नीच एकदम क्लियर हो जाएगी, फिर मतलब एंटी एकदम पाक साफ हो जाएगा, पवित्र गाय हो जाएगा। तो ये तो राजीव जी सवाल पूछे जाएंगे कि फिर इसके बाद आपके आगे की क्या है रणनीति। तो आगे की रणनीति के बारे में कुछ नहीं पता है। तो अगर कोई आंदोलन चलता है, भले ही वो स्वतः स्फूर्त हो या स्वतः स्फूर्त ना भी हो, तब भी राजीव जी उसका एक उद्देश्य जो है वो होता है। जी, दो तस्वीरें दिखा रहा हूँ। एक तस्वीर अभी आप देख रहे हैं, ये तस्वीर हमारे आपके बीच में है, ये तस्वीर कुरुक्षेत्र की, वो तस्वीर, ये वाली तस्वीर दीपेंद्र हुड्डा। देखिए, जानबूझकर इस ढंग से वाटर कैनन मारा जा रहा है दीपेंद्र हुड्डा के ऊपर, सांसद है, कि घायल हो जाए। वाटर कैनन पानी से बहुत तेज चोट लगती है। पंप सेट पे कभी नहाए होंगे तो याद होगा, गांव में अगर नहाए होंगे आप लोगों में से कोई या आपके साथी, हमारे दर्शक राजीव जी, मैं झेल चुका हूँ, पुरवाई चलती है तो मेरी पीठ में अभी भी दर्द होता है। हाँ, मैं एक बार झेल चुका हूँ वाटर कैनन लखनऊ में।
तो वही आज भी राजीव जी 30-35 साल हो गए इस बात को, आज भी पुरवाई चलती है तो मेरी पीठ में दर्द होता है। और आपने देखा है कि किस तरीके से मुझको जो है वो पेन किलर्स लेने पड़ते हैं और पट्टियां बांधनी पड़ती हैं। बिल्कुल। तो ये वाटर कैनन जो चलाते हैं, सिर्फ ऐसा नहीं कि पानी की बौछार ऐसे ही बढ़िया गर्मी का समय है और बाढ़ी अच्छी ठंडक मिल रही है, वैसा नहीं है। यहाँ पर साफ साफ है कि पानी की बौछार नहीं, बल्कि यहाँ पर साफ साफ चोट पहुँचाई जाती है। और वो चोट पहुँचाने, देखिए उद्देश्य दोनों आंदोलनों का, एक जंतर मंतर पे बहुत शांतिपूर्ण आंदोलन, शांतिपूर्ण पुलिस की तरफ से मैं कह रहा हूँ, और जो लोग पहुंचे थे वो भी शांत थे, उनमें कोई गुस्सा नहीं था। उनके अंदर जो गुस्सा है वो उनको खींचकर जंतर मंतर तक ले आया। दूसरा ये आंदोलन भी है जिसमें छात्र, जो कांग्रेस की युवा इकाई है वो लगातार, और एनएसयूआई दोनों लगातार अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन कर रही है और उनके ऊपर पानी की बौछार। डिमांड दोनों की एक ही है, नीट पेपर लीक मामले में धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें और उनसे रिजिग्नेशन यानी इस्तीफा लिया जाए, उनको हटाया जाए। डिमांड दोनों की एक है, दोनों की डिमांड एक, दोनों का प्रदर्शन दो जगह, एक को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने दिया जाता है, दूसरे को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने नहीं दिया जाता। दूसरा अगर दूसरे अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन करता है, यानी कांग्रेस पार्टी की जो इकाइयां हैं वो करती हैं, तो उनके ऊपर हर तरह की ज्यादतियां होती हैं। यहाँ कुछ नहीं, यहाँ 5 बजे की जगह 3 बजे ये आंदोलन खत्म करने की घोषणा होती है, उसके बाद सब अपने अपने घर जाओ। आखिर ऐसा क्यों, ये समझना ज़रूरी है। और इसीलिए थोड़ा सा जो शक की सुई है वो उधर जाती है कि इस वक्त जब देश कई अलग अलग मुद्दों पे भटक रहा है, दो चार हो रहा है, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया बेरोजगारी और इन सब की बात की जगह पे उन्होंने कहा साफ साफ कि कारपूल करके जाइए, पेट्रोल डीजल कम खपत कीजिए। फिर उसके बाद कहा किसान फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल न करें, सोना चांदी न खरीदें, साल भर तक न खरीदें। रो रहे हैं व्यापारी, जाके पूछ लीजिए आप अपने अपने शहरों में, सोने चांदी के व्यापारियों से बात कीजिए, भले वो वोट देंगे जाके नरेंद्र मोदी जी को, लेकिन रो रहे हैं। पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ गई, गैस की कीमत बढ़ गई, वो सब कुछ आप लोगों ने देख लिया, अभी भी हो रहा है, अभी भी चल रहा है। क्या क्या बताऊं, विदेश मत जाओ, चलो ठीक है, मिडिल क्लास विदेश बहुत कम जाता है, नहीं जाता है। हवाई यात्रा हवाई चप्पल में करवाने वाले थे नरेंद्र मोदी जी, यही तो कहा था उन्होंने कि अब हवाई चप्पल वाले भी हवाई यात्रा करेंगे। हुआ ये कि जितने एयरपोर्ट हैं मैक्सिमम अदानी को दे दिया गया और हवाई चप्पल वाले जो हैं वो फटेहाल हो गए। तो जब ये हालत रहेगी तो फिर क्या होगा, यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये हालत रहेगी तो क्या होगा। आना चाहता हूँ जल्दी से एक बार फिर, चल ले आइए स्क्रीन पर, स्वामी जी को ले आइए, स्वामी जी से बात करना चाहता हूँ, स्वामी जी को स्क्रीन पर ले आइए जल्दी से। और स्वामी जी क्या कहेंगे आप, तस्वीरें आपके सामने हैं। आशावादी व्यक्ति हूँ और ये जो घटना घटी है इससे मैंने बहुत सारी चीजें सीखी हैं और मुझे लगता है इससे हमारे देश को फायदा होगा। नंबर 1, देखिए मैं पूरी आशा के साथ, पूरे विश्वास के साथ जंतर मंतर गया था और वहां जाके मुझे पूरा विश्वास था, ये मैंने सोचा था, जैसा इन लोगों ने बताया था कि 25-27 साल के युवा हैं। मैं तो 74 साल का हूं, 3 घंटे रहा, धूप में रहा, बिना पानी के रहा, लेकिन अभी तक तो मेरी तबीयत खराब नहीं। अभिजीत दीपिका की तबीयत 3 घंटे के अंदर खराब हो गई। और ये भी सुना उनके जो मुख्य प्रवक्ता है उनके पास पंखा झलने के लिए घर से एक लड़का आया हुआ था जो उनके केवल पंखा झल रहा था। और वहां पे इस बात का विरोध भी हुआ कि खुद तो आप लोग शरबत पी रहे हैं, हमारे को कोई पूछ नहीं रहा है। देखिए मैं विश्वास के साथ गया था और किस लिए गया था, मैं कॉज के साथ गया था। ये बात कम से कम सिद्ध हो गई आज कि हिंदुस्तान का आदमी जो ये पेपर लीक हो रहे हैं, बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, इसमें सरकार के खिलाफ है। ये भी बहुत अच्छा हुआ कि ये जो विकल्प खड़ा किया गया था, जिसपे मैंने भी विश्वास किया था और मैं गया था वहां पे, मैंने अपने को कॉकरोच जनता पार्टी से संबद्ध किया था। लेकिन जिस प्रकार से, चलिए जैसे अमलिंदु जो कह रहे हैं, इनका केवल एक बिंदु का पॉइंट था कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। जो मुझे वहां बच्चों ने बताया था कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे हम यहां से नहीं हटेंगे। ये मेरे साथ धोखा हुआ है, चलिए आप कहते हैं हम एक आंदोलन है, हमारी कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाने की इच्छा नहीं है, चलिए ठीक है आप आंदोलन थे। अगर एक ही आपका आंदोलन का मुद्दा था
और उसी आंदोलन के मुद्दा को पूरा किए हुए आप आंदोलन से उठ गए, इसका मतलब लोगों के साथ धोखा हुआ। मैं आशावादी इसलिए हूं, आज के तारीख में केवल दो ऐसी शक्तियां थी जो इस पेपर लीक के खिलाफ लड़ रही थी। एक तो यूथ कांग्रेस एनएसयूआई का एक आंदोलन था और एक कॉकरोच जनता पार्टी का था। कॉकरोच जनता पार्टी ने अगर 8 घंटे के अंदर यह दिखा दिया कि यह आंदोलन नहीं कर सकते, इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, इसका माने सारी जनता की आशा आज के तारीख में यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के साथ हो गई है, जो इस प्रकार से पानी की बौछार झेल रहे हैं और लोगों की वो झेल रहे हैं। हजारों की संख्या जो आप दिखा रहे हैं ये यूथ कांग्रेस एनएसयूआई के बच्चे हैं, ये कॉकरोच जनता पार्टी के बच्चों से ज्यादा संख्या है। तो देखिए, मैं तो आशावादी हूं। मुझे ये लगता है अगर ये मान लीजिए, मैं अभी भी नहीं मानता हूं ये षड्यंत्र है, मुझे लगता है कि ये अमीर घर के बच्चे हैं, अपर मिडिल क्लास के और अपर क्लास के बच्चे हैं, जिन्होंने ये सोचा था कि ये मूवमेंट चला लेंगे, लेकिन 4-5 घंटे की धूप से इनको लग गया कि ये आंदोलन चलाने की स्थिति में नहीं है। इनसे बेटर स्थिति में तो ये यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के बच्चे हैं जो वहां पे इकट्ठे हैं, पानी की बौछार भी झेल रहे हैं। और दीपेंद्र हुड्डा ने भी ये दिखा दिया है कि ये विकल्प ऐसे लोग नहीं चुन सकते जो सुविधाभोगी लोग हैं, जिनको एयर कंडीशनड बंगलों में और कारों में घूमने की आदत है। यह हमारी मिडिल क्लास और हमारे देश की जो गरीब जनता है, इसके लड़ने के लिए एक संगठन की जरूरत है। और आज के तारीख में एक अपॉर्चुनिटी है राहुल गांधी के पास, यूथ कांग्रेस एनएसयूआई के पास। ये छोटे छोटे आंदोलन मत कीजिए, रामलीला ग्राउंड की कॉल दीजिए, 10 लाख लोग इकट्ठे होंगे। पिछली बार जब मैं वहां गया था अपनी पत्नी के साथ, 3 घंटे के अंदर मुझे उठ के जाना पड़ा था। इतने बड़े बड़े जितने लोग रामलीला ग्राउंड के अंदर थे, उससे 3 गुना लोग रामलीला ग्राउंड के बाहर थे। इस बार अगर आप आंदोलन की कॉल देंगे, वहां इतने लोग होंगे कि सरकार कांप जाएगी। और यह भी मैं आपसे निवेदन करता हूं, उठिएगा मत, ये इवेंट नहीं होना चाहिए। बैठ जाइए और वहीं बैठिए जब तक आपकी मांगे पूरी ना हो। इन्होंने मुझे आश्वासन दिया था ये नहीं उठेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा। इन्होंने वहां से उठ के मेरे साथ धोखा किया है और मैं इस धोखे के लिए इनको माफ नहीं करूंगा। इस पार्टी और इस तरह के लोग आंदोलन करके ये सोचते हैं कि बड़े बड़े नेता बन जाएंगे। अन्ना हजारे के साथ में नहीं था, पहले दिन से उनका आलोचक था। इस बार मैंने विश्वास किया इन पे, इन्होंने मेरे साथ विश्वासघात किया। जी जी, चलिए कोई नहीं, अभी जल्दबाजी है स्वामी जी, अभी कुछ नहीं, अगर कर देंगे, देखिए अगर ये कर देंगे, देखिए अगर लड़ेंगे राजीव जी, अगर ये लड़ेंगे, 1 हफ्ते का टाइम बहुत बड़ा होता है, लेकिन अगर ये लड़ेंगे और अगर ये हमारे देश के मिडिल क्लास की, हमारे देश के बच्चों की आकांक्षाओं को पूरा करेंगे और सरकार जिस प्रकार से अकाउंटेबल नहीं है आज के तारीख में, अकाउंटेबिलिटी लाएंगे, तो मैं कौन सा मैंने कोई कसम खा ली है, फिर कांग्रेस जनता पार्टी ज्वाइन कर लूंगा। आज छोड़िए, कल फिर ज्वाइन कर लूंगा। लेकिन इन्हें जो हमारी आकांक्षाएं उनको पूरा करना होगा। अगर ये धोखाधड़ी इस प्रकार की करेंगे, इन्होंने आंदोलन वापस लेके मेरे आशाओं पे तुषारापात किया है और मैं इसके लिए इनको क्षमा नहीं करूंगा। अगला स्टेप देखूंगा, अच्छा काम करेंगे, सरकार को झुकाएंगे, मैं इनके साथ फिर आ जाऊंगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपकी उम्मीदें जो हैं वो हैं और वाजिब उम्मीदें हैं। आप वाजिब बात भी कर रहे हैं और ये आपका गुस्सा जो है वो वाजिब है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रशांत जी, क्या कुछ दिखता है आपको? सोनम वांगचुक थे, जेएनयू की प्रेसिडेंट थी, जेएनयू एसयू की, और उसके अलावा भी काफ़ी लोग थे, एसएफआई, आयशा, इनके भी इस विंग के लोग थे, कुछ आम आदमी पार्टी के लोग भी थे। और ये तो चलिए पॉलिटिकल है मामला, लेकिन उसके अलावा जो लोग थे, जिस मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं, जो उम्मीदों से आए हुए थे, उम्मीद लेकर आए थे, वो इम्पॉर्टेंट है। और लेकिन बात यही है कि इसको थोड़ा किनारे रख भी दें। कॉकरोच पार्टी, आज का पूरा ये आंदोलन, इसको थोड़ा किनारे कर दें। ओवरऑल देश में गुस्सा है, वो जंतर मंतर पर दिखाई दे रहा था। इसको आप नकार नहीं सकते, इसको मैं नकार नहीं सकता। हमारी टीम वहाँ पूरी टीम थी, अमलेंदु जी थे, समीर जी थे, स्वामी जी थे, इकरार, मतलब तमाम पूरा लगभग 10 लोगों की टीम हमारी वहाँ ऑलरेडी थी। तो और हम ऐसे जगहों पे इतनी बड़ी टीम लेके इसलिए जाते भी हैं कि अलग अलग लोग बात करें, अलग अलग लोगों से चल क्या रहा है उसको ऑब्जर्व करें। ऑब्जर्वेशन यहाँ हम रख रहे हैं इस कार्यक्रम में, हमने वहाँ कुछ भी नहीं रखा, वहाँ चूँकि बात कर रहे देख रहे हैं। अब इस न्यूज़ पॉइंट के ज़रिए अपना जो हमारा ऑब्जर्वेशन है वो हम यहाँ रख रहे हैं
और वही बता रहे हैं जिससे थोड़ी नाराज़गी स्वामी जी को भी हो रही है। लेकिन दूसरी बात जिस पे अब आना चाहता हूँ इस कार्यक्रम के सेकंड पड़ाव में, वो ये है कि एक एंगर है, एक गुस्सा है लोगों में जिस ढंग से सरकार चल रही है, काम कर रही है, टेकन फॉर ग्रांटेड कि युवा हमको वोट देंगे ही, उनके हाथ में हम कमंडल पकड़ा देंगे, उनके कंधे पे हम कांवड़ पकड़ा देंगे और उसके बाद उनके ऊपर फूलों की बारिश करवा देंगे और उसके बाद उसके अलावा हिंदू मुसलमान करेंगे, सारी चीज़ें ठीक रहेंगी, वोट मिलते रहेंगे, और नहीं मिल रहे हैं तो SIR है और अब डिलिमिटेशन भी हो जाएगा, बात ख़त्म। लेकिन क्या ऐसे चलती है सरकारें? क्या ऐसे चलता है देश? और क्या इस छोटे से आंदोलन का, ये आंदोलन अगर उस ढंग से रखा जाए, मैं मंच को नहीं देख रहा हूं और मंच की बात भी नहीं कर रहा, थोड़ी देर के लिए हम लोग भूल जाएं हु इज दीपके, अभिजीत दीपके, सोनम वांगचुक, जितने लोग अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, सौरभ दास, ये जो दिखाई दे रहे हैं, हम इसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। नीचे के लोग जो मंच से नीचे हैं उनकी बात करें, जो उनका गुस्सा है उसकी बात कर रहे हैं। क्या दिखाई देता है आपको? आगे की तस्वीर क्या दिखती है प्रशांत जी? हम आप भले ही प्रोफेसर साहब भावुकों की बात कर रहे हैं, सिस्टम और सरकार भावुक नहीं होते। वो बहुत ही, जिसको कहें कि हिसाब से चीज़ों को करते हैं। तो हिसाब का इंडिकेशन आपको मैं दे देता हूँ अभी, कि सरकार के कंट्रोल में जो मीडिया है उसने उसको कवर नहीं किया जैसा आपने कवर किया। ANI ने कोई फीड इसकी नहीं दी। सरकार समर्थक मीडिया है वो। तो अगर सरकार इसमें बैकफुट में गई है, इसका मतलब है कि सरकार इसको हवा देना नहीं चाहती है। यानी एक जो मंसूबा था कि इसको हवा देकर अभिजीत को यहाँ बुलाकर विपक्षी पार्टियों का जो स्पेस है युवाओं का, उसमें बंटवारा कर सकते हैं। मुझे लगता है कि सरकार ने इसका असेसमेंट किया है, और असेसमेंट के बाद, और सरकार के साथ साथ मैं BJP और RSS को भी कह रहा हूँ, इन लोगों ने असेसमेंट किया है और बहुत ऑनेस्ट असेसमेंट किया है कि इसमें भावना बहने की जगह अगर हमने सद्बुद्धि से काम नहीं लिया तो ये उल्टा पड़ जाएगा, क्योंकि वहाँ मिडिल क्लास था। अगर इसको इनके गोदी मीडिया ने हवा दी होती तो ये सरकार से बिल्कुल उल्टा पड़ जाता। सरकार यहाँ पे BJP बैकफुट में गई है। उसने अपनी जो चाहत थी, जो नियत थी, जो लालच था कि इसको इनकैश कर लें और विपक्ष का स्पेस खा लें, मुझे लगता है कि उसने इस पे अपना मन मार लिया है। एक बात और मैं कह सकता हूँ कि जब मिडिल क्लास आया, इसका अगर गोदी मीडिया में उन्होंने इसको कवरेज नहीं होने दिया, इसका मतलब नहीं कि सरकार ने इसको अहमियत नहीं दी। सरकार ने इसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी है, और अहमियत का अंदाज़ा हमको ये लग जाएगा निश्चित तौर पे, राजीव जी, मैं कह सकता हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान का विभाग बदला जाएगा या उनको हटाया जाएगा। 90% मैं कह सकता हूँ उनका विभाग बदला जाएगा। अगर धर्मेंद्र प्रधान बने रहेंगे तो क्या होगा कि ये जो गुस्सा अभी है, ये धर्मेंद्र प्रधान से आगे चढ़ के मोदी जी तक जाएगा, और ये मुद्दे इसमें बढ़ते जाएंगे। आज CBSE नीट है, कल इसमें पेट्रोल डीजल भी आएगा, परसों इसमें बेरोजगारी भी आएगी, तमाम चीज़ें आएंगी। तो इसलिए सरकार इसमें बहुत, मैं सरकार की साजिश बहुत से लोग देख रहे हैं, होगी, मैं ये बिल्कुल नहीं कह सकता हूँ। मैं बल्कि ये तो बड़े दावे के साथ कहता हूँ कि सरकार की और BJP की चाहत होगी कि इसको इनकैश करें। उसमें उन्होंने असेसमेंट किया है और पीछे हटे हैं। उनको समझ में आ गया कि नहीं, ये खतरे खेल है। इसीलिए मैंने अपने पहले टर्म में कहा था कि ये खतरे घंटी सरकार की बज गई है कि 1.5 दशक बाद मिडिल क्लास जंतर मंतर पर लौटा है और नरेंद्र मोदी के खिलाफ लौटा है।
एक तो ये बात। दूसरी बात कि देखिए जो मुद्दे हैं देश भर में, वो जो जेन जी हम डिस्कशन का मुद्दा है जेन जी, तो ये जो जेन जी एक टर्म बन गया, ये जेन जी कौन है? राजीव जी, ये एज ग्रुप है। ये जेन जी केवल पब्लिक स्कूल में पढ़ा हुआ, जीन्स फटी हुई जीन्स पहने, टी शर्ट पहने, लैपटॉप का बैग उठाए युवा लड़का या लड़की नहीं है। जेन जी आदिवासी भी है, जेन जी गीग वर्कर भी है, जेन जी जो है वो किसान भी है, जेन जी रिक्शा भी चला रहा है, जेन जी तमाम काम कर रहा है। और ये जो तमाम जेन जी फैला हुआ है, उससे पॉलिटिकल पार्टियां और खासकर राहुल गांधी लगातार इंगेज कर रहे हैं। तो ये जेन जी का जो जो की दुनिया है वो बहुत विस्तारित दुनिया है। कल राहुल गांधी ने अंडमान पे एक बढ़िया वीडियो बनाया और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे एक बड़ी पहल की है अंडमान निकोबार। तो वो जो पहल है वो भी तो जेन जी के लिए ही है, भविष्य की जनरेशन के लिए तो वो पहल है। तो जेन जी का विस्तार बहुत बड़ा है। और बात सिर्फ इतनी है राजीव जी, कि ये मूवमेंट जो खड़ा हो गया है, इसको हम बिना भावुक हुए मान लें कि ये कोई आज शाम को 9 बजे न्यूज़ पॉइंट ख़त्म होने के बाद ये पैकअप नहीं होने जा रहा है। ये रहेगा, ये किसी भी शेप में रहे, ये रहेगा। जो इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे अकाउंट बन गए वो बने रहेंगे। ये आगे कैसे बढ़ता है इसको देखना होगा, लेकिन ये रहेगा, ये ख़त्म नहीं होगा। इसमें बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी आ रही हैं, बहुत सी बातें होती रहती हैं, वो सब भी होंगी, लेकिन ये रहेगा। मुख्य बात ये है कि लोगों का गुस्सा मोदी सरकार के खिलाफ है। अन्ना आंदोलन यूपीए के खिलाफ था, अब सरकार में मोदी जी हैं, तो जो भी आंदोलन होगा वो खिलाफ मोदी जी के होगा। एक नैरेटिव बिल्ड होगा राष्ट्र पूरे देश में, और जब नैरेटिव बिल्ड होगा तो जो सरकार, जो पॉलिटिकल पार्टी मैदान में होगी उसको उसका फायदा मिलता है। मैं एक मिसाल के तौर पे आखिरी बात सिर्फ ये कह दूं कि अन्ना आंदोलन में बीजेपी नहीं थी सीधे तौर पे, अरविंद केजरीवाल थे। बीजेपी का कोई भी नेता नहीं था सीधे तौर पे, पर्दे के पीछे होंगे लेकिन सीधे तौर पे नहीं थे। बड़ा फायदा किसको मिला? अरविंद केजरीवाल को बड़ा फायदा मिला कि बीजेपी को बड़ा फायदा मिला? बड़ा फायदा निश्चित तौर पर बीजेपी को मिला। तो मूवमेंट किसी का हो जो चुनाव में जाता है, उसको उस सेंटीमेंट को, नैरेटिव को भुनाता है। मुझे लगता है कांग्रेस भी इसको एनालाइज कर रही होगी दूर से, और इसको, उसका फायदा उन्हीं को लोगों को मिलेगा जो चुनावी मैदान में होंगे। 100% मैं कह सकता हूं कि यहाँ से जंतर मंतर से जो भी गुस्सा निकलेगा, जो भी सेंटीमेंट निकलेगा, वो मोदी सरकार के खिलाफ निकलेगा। जी राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही है। और एक आंदोलन बन गया है, इसमें दो राय नहीं है। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही, एक आंदोलन बन गया है, लोग कम से कम निकल के आए हैं बाहर। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, मंच और नीचे या मंच के नीचे जो लोग हैं और मंच पे जो लोग हैं, दोनों के फ़र्क को अगर आप समझ लें और मंच के नीचे वाले लोगों की भावनाओं को समझें तो ये साफ दिखाई देता है अंशु जी कि यहाँ से तस्वीर हिंदुस्तान की आने वाले समय में हम लोग बदलते हुए देखेंगे। और इसीलिए जितने लोगों से बात हो रही थी वहाँ पे, वो उसमें मैक्सिमम लोग अपने तकलीफ़ को, अपने दुख को यहाँ शेयर कर रहे हैं। और इसीलिए वो आए हैं कि कहीं ना कहीं उनको किसी भी ढंग से यहाँ थोड़ा सा सुकून मिले, थोड़ा उनको आने वाले समय में एक उम्मीद मिले यहाँ से कि सब कुछ ठीक होगा। आपका बच्चा जो है वो ठीक से पढ़ेगा, उसकी कॉपियाँ ठीक से जांची जाएंगी, उसके पेपर लीक नहीं होंगे। ये उम्मीद लेकर आए थे लोग।
जो पेरेंट्स हैं वो भी, और जो खुद यूथ हैं, पढ़ रहे हैं, जेन ज़ी हैं, वो भी इसी उम्मीद से आए थे। तो इसलिए यहाँ दो तस्वीर दिखाई दे रही थी। और इसमें जो दूसरी तस्वीर जिसकी बात कर रहे हैं प्रशांत जी, उसी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। और आपको भी लगता है क्या अंशु जी कि ये तस्वीर आने वाले समय में भयानक होने जा रही है, भयावह होने जा रही है? अगर जेन ज़ी न कहें, पूरे युवा वर्ग को ही अगर टारगेट किया जाए तो वो उसका थोड़े परसेंटेज में ही अगर गुस्सा आज दिखाई दे रहा है सड़क पे, तो कल को ये अलग अलग शहर ये बढ़ तो सकता है, ये उम्मीद भी हम कर सकते हैं। ये तस्वीरें आपके ऊपर जो चल रही हैं, तस्वीरें साफ बता रही हैं कि क्या चल रहा है। भले वो पॉलिटिकल पार्टी का यूथ विंग है, लेकिन सड़क पे है और पानी की बौछारें वो झेल रहा है। अंशु जी, जी बिल्कुल, इसको हम प्रतीकात्मक रूप में अगर देखें तो ये एक बहुत बड़ी चीज हुई है। भले ही जो मंच पे थे उनकी मंशा पे कोई सवाल उठाए जाएं या कुछ भी किया जाए, लेकिन बात यहाँ इसलिए बड़ी है, इसलिए प्रतीकात्मक है कि विरोध को स्वर मिल रहा है। और अब लोग केवल किसी के झंडे बैनर तले आने की बात नहीं सोच रहे हैं, उनको बस एक अवसर चाहिए कि जो वहां सरकार के प्रति उनका जो गुस्सा है, नाराजगी है, जो क्रोध है, वो उसको जाहिर करना चाहते हैं। चाहे वो कॉकरोच पार्टी उनको ये मौका दे रही है या कोई और दे रहा है या सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है। और मैंने देखा कि जिस तरीके से ये सारे जो एक सरकार ने अपने एक प्रोपोगेंडा मशीन भी बनाई हुई है, लोगों का उसमें भी गुस्सा है। वहां जो लोग पहुंचे थे वो गोदी मीडिया हाय भी कर रहे थे। ये गुस्सा भी लोगों का है कि ये झूठ बोलते हैं, बहुत ज्यादा जी, बहुत ज्यादा था। और गोदी ये प्रतीक आप सब देखिए कि जो लोगों का गुस्सा है, भड़ास है, वो निकल रही है। और वो उसका एक तरीका, एक मंच, एक अवसर, चाहे कॉकरोच जनता पार्टी के जरिए मिला हो, वो मिला है। तो बात यहां ये है कि लोग अब डर नहीं रहे, लोग सड़क पर आ रहे हैं। माध्यम चाहे कोई भी हो, चाहे कितने भी लोग आए हों, लेकिन इसको इस प्रतीक के नजरिए से देखा जाना चाहिए कि जब अरब स्प्रिंग भी हुआ था तो बहुत छोटी घटनाओं से चीजें इकट्ठा हुई थी, जो एक जमा हुए गुस्से को, एक उबाल को उन्होंने एक बड़ा शेप दिया था। तो ये किसी बड़े परिवर्तन की लहर भी हो सकती है। और हम इसको ये भी करके ना सोचे, भले ही जो सत्ता है वो विपक्ष के बीच में दो फाड़ करना चाहती हो, कोई भटकाव करना चाहती हो, किसी तरह के कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहती हो, पर मुझे लगता है कि इसको इस तरह से नहीं ले जाके कांग्रेस को भी यहां परिपक्वता दिखानी होगी कि आखिर विरोध तो ये भी लोग कर रहे हैं ना, चाहे ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में करें या जैसे भी करें। तो कांग्रेस भी अपने लिए इनको इस तरीके से देखे कि कोई इनका विरोध जो है वो किस लिए, कांग्रेस के लिए भी एक पॉजिटिव वे में उसको वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल वर्ड तो मैं यहां नहीं कहना चाहती, लेकिन उसका एक लाभ मिल सकता है कि ओवरऑल जो सरकार के प्रति गुस्सा है, नाराजगी है, वो किसी ना माध्यम से जाहिर हो रही है। अब भविष्य में क्या होगा, ये लोग अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे या इनका कोई राजनीतिक उद्देश्य है या इनकी कोई ऐसी एम्बिशन है या फिर ये कुछ ऐसा हो जाएंगे, हमें इस पर अभी इतना नहीं सोचना चाहिए। भले ही सतर्क रहना चाहिए, लेकिन ये जरूर है कि ये सब छोटे जो प्रतीकों में और तरीकों में सरकार के विरुद्ध ये गुस्सा जो है वो जाहिर करने के लिए ये मंच दिए जा रहे हैं। पहले तो ये भी मुश्किल था, लोगों को डर लगता था कि बीजेपी की इस सरकार के विरुद्ध कुछ बोलेंगे तो न जाने क्या हो जाएगा। आज लोग खुलकर बोल रहे हैं, सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, वो एक डर खत्म हुआ है। और जो अभी राज्यों के चुनाव हुए हैं, जिस तरीके से विजय का हमने देखा तमिलनाडु में उभार हुआ है, एक अलग स्वर फूट के आ रहे हैं, और जगह भी ये चीजें हो रही हैं। तो ये तरह के ये जो छोटी चीजें हैं, ये एक ग्रेटर ऑपोजिशन हमें इसे बनता हुआ देखना चाहिए। और यहां से विपक्ष को, जो कि एक संगठित विपक्ष है, जो कि इंडिया अलायंस है, जो कि जिसको राहुल गांधी लीड कर रहे हैं और बहुत मजबूती से, परिपक्वता से वो मुद्दे उठा रहे हैं, उनको इन चीजों को एक तरीके से पॉजिटिविटी के साथ लेते हुए अपने आंदोलन को और बड़ा करना चाहिए, ना कि इसमें उलझना चाहिए कि इनका उद्देश्य क्या है या इनकी चीजें क्या है। और जो लोगों का गुस्सा है वो धीरे धीरे अपनी तरफ खींचना चाहिए, जो कि एनएसयूआई और उसके जरिए वो कर रहे हैं। राहुल गांधी कितने बड़े मुद्दे उठा रहे हैं लगातार,
अंडमान जो है कि ग्रेट निकोबार का मुद्दा उठाया उन्होंने कि आदिवासियों से किस तरह उनसे हक छीने जा रहे हैं, किस तरीके से जो वास्तव में जो यूथ है, जेनजी है, उसके भविष्य को खराब करने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी ये बड़े मुद्दे उठा रहे हैं, तो ये चीज से भी तो धीरे धीरे जो यूथ है वो समझेगा कि असली मुद्दे कहां उठाए जा रहे हैं, और वो जुड़ भी रहा है। जब सीबीएसई और इस तरह की परीक्षाओं को लेकर यूथ परेशान होता है तो वो मिलने के लिए सार्थक किसके पास जाता है? राहुल गांधी के पास, क्योंकि भरोसा वहां पर है। और राहुल गांधी तो आज से नहीं, जब से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है वो ये सारा मुद्दे उठा रहे हैं। मैं तो ये कहूंगी कि अगर कॉकरोच पार्टी का उदय हुआ है उसमें भी बहुत बड़ा योगदान मैं राहुल गांधी का देखती हूं कि उन्होंने सबसे पहले इस बीजेपी का जो ये खौफ है वो लोगों के अंदर खत्म करने में बहुत बड़ा काम किया है। और कॉकरोच पार्टी भी कहीं ना कहीं अंदरूनी रूप में वहां से बल पा रही है। तो यहां पर यह भी चालाकी समझते हुए, बजाय कि विपक्ष में कोई इस तरीके से कंफ्यूजन क्रिएट हो या लोगों में कंफ्यूजन क्रिएट हो, इसको एक रणनीतिक के तौर पर एक सार्थक, एक समग्र आवाज के रूप में बदलना चाहिए। और इन आवाजों को एक साथ ठीक है, ये तो हो सकता है कितने भी मंचों में हो, कॉकरोच पार्टी भी विरोध करे, कांग्रेस भी विरोध करे, एनएसयूआई भी विरोध करे, वाम दल भी विरोध करे, अच्छा है ना। जितने मोर्चे खुलेंगे उतना ही अच्छा है, उतना ही अच्छा है। हम तो इसको इस रूप में भी ले सकते हैं। और लोगों का गुस्सा तो जेन्युइन है। जो बात आज खुद कर रहे हैं इकोनॉमिस्ट सुरजीत भल्ला, खुद जो कभी इकोनॉमिस्ट सरकार के गुणगान गाया करते थे, वो आज खुद कह रहे हैं कि हमारी जो इकोनॉमी एकदम चौपट है, इस मुहाने पर खड़ी हुई है कि तुरंत कुछ उपाय नहीं किए गए तो हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे। या फिर जो वो गर्ग जी हैं जो कि पूर्व वित्त सचिव थे, वो लिख रहे हैं, जो कि ये सब बीजेपी के समर्थक हुआ करते थे, कि हमारी इकोनॉमी जो इतने साल से फ्रेजाइल 5 में थी, जो कि एक नाजुक इकोनॉमी में मान जाती है, वो आज गिरते गिरते तो एकदम संकटग्रस्त इकोनॉमी में आ गई है। हमारा जो शेयर मार्केट है उसका हाल ये पहुंच गया है कि हम वियतनाम और साउथ कोरिया इससे भी नीचे गिरकर आ गए हैं। जो डंका पीटा जा रहा था 3rd बड़ी इकोनॉमी, हम तो 6ठे नंबर पर आ गए हैं, हर इंडेक्स में हम नीचे हैं। और राहुल गांधी लगातार इन सवालों को उठा रहे हैं। तो ये जो बातें हैं पॉलिटिकल राजनीति में, आखिर दल ही तो जो है पुराने दल, वही तो इनको उठा सकते हैं। भले ये गुस्सा अलग अलग तरीके से निकले, लेकिन वो गुस्सा संगठित होकर कहां आएगा और उसका फायदा कांग्रेस को किस तरह मिलेगा, ये भी एक दूरगामी दृष्टि से देखना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रही हैं। आप कैसे देखते हैं अमलेंदु जी? लोगों से आप बात कर रहे थे, वहाँ के छात्रों से, बाकी तमाम लोगों से, और लेकिन ओवरऑल आपको, क्योंकि अब सप्ताह भर बाद अगर कुछ नहीं हुआ तो एक सप्ताह बाद फिर ये आंदोलन होगा, कहा आज अभिजीत दीपके ने कहा, लेकिन हम लोग काफ़ी चर्चा कर चुके हैं इस पे, लेकिन फिर भी ज़रा आपका विश्लेषण कि क्या यहाँ से ये आंदोलन, क्योंकि एक आंदोलन कांग्रेस पार्टी कर रही है इसी मसले को लेके, वो पॉलिटिकल आंदोलन हो जाता है, लोग इसमें आना चाहते हैं। अभी आपने बताया भी कि इसके नाम को चेंज करने का प्रस्ताव भी आया कि कॉकरोच की जगह पे सिटीजन रख दिया जाए, सिटीजन जनता पार्टी। अब सिटीजन का मतलब भी वही होता है, नागरिक, जनता। तो अब पता नहीं क्या रखेंगे, सिटीजन पार्टी रखेंगे, जनता हटाएंगे कि क्या करेंगे, लेकिन जो भी हो, क्या अब ये लड़ाई धीरे धीरे पॉलिटिकल होती हुई दिखाई देगी? अगर ऐसे देखा जाए तो सप्ताह भर में क्या धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा दे देंगे? डिमांड इस्तीफ़ा की है, और अगर वो यहाँ से शिफ्ट कर दिए जाते हैं तब क्या होगा? आंदोलन किधर जाएगा? राजीव जी, एक तो देखिए, जो भी मांग है वो धर्मेंद्र प्रधान की है, रिश्वत करने की मांग नहीं है कि मोदी जी अपना मंत्रिमंडल बदल दें, इसकी कोई मांग किसी की भी, ना तो कांग्रेस पार्टी उसकी मांग है और ना कांग्रेस की मांग है, ना बाकी विपक्ष की मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान का मंत्रालय बदल दे। अगर एनटीए ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई है, पेपर है, घपला हुआ है, को 28 करोड़ का ठेका 38 करोड़ में दे दिया गया है, यानी 33% पे ज्यादा और गड़बड़ियां हुई हैं, तो इसके लिए जिम्मेदार सीधे सीधे धर्मेंद्र प्रधान है। ये विपक्ष राजनीति लगातार मांग कर रहा है और कांग्रेस तो साफ कह रही है कि भाई हमको लीग प्रधान का त्याग पत्र चाहिए, रिश्वत की बात ही नहीं है।
जैसा मैंने पहले राउंड में भी कहा कि अगर धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री से हटाकर अगर पेट्रोलियम मंत्री बना दिया जाए या गृह मंत्री या रक्षा मंत्री बना दिया जाए तो क्या मांग पूरी हो गई? साफ हो जाएगी? धर्मेंद्र प्रधान पाक साफ हो जाएंगे? तो आंदोलन क्या खत्म हो जाएगा? जो छात्रों के दुख है वो खत्म हो जाएंगे? तो ये राजीव जी इसीलिए जो है एक जो आंदोलन होते हैं उनकी एक रूपरेखा होती है और वो तैयार करनी पड़ती है। स्फूर्त आंदोलन भी होते हैं तो उनको भी जो कर रहा है उसको तैयार करना पड़ता है खाका कि क्या मांग होगी, कहाँ तक नहीं होगी। अच्छा राजीव जी, मान लीजिए कि एक हफ्ते से पहले जो है आज शनिवार है और अगले शुक्रवार को मोदी जी को बुलाकर बातचीत कर लें और शनिवार को रिशफल हो जाए। मान लीजिए अगर ऐसा हो जाए तब क्या होगा? फिर कहाँ होगा? तो ये सब इफेक्ट, ये सब मतलब कयासबाजी है। लेकिन इसके साथ साथ हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आंदोलन अगर आप कोई चला रहे हैं तो आपको उसकी रूपरेखा सामने रखनी पड़ेगी, आपको अपने मुद्दे सामने रखने पड़ेंगे। सिर्फ एक मांग है साहब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। अरे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाए तो इस्तीफे से क्या होगा? धर्मेंद्र प्रधान दोषी है कि नहीं है? ये तो हो ना, धर्मेंद्र प्रधान दोषी है कि केवल वो अफसर जिनके तबादले कर दिए गए वही दोषी थे और उनको उनके दोष की सजा के तौर पर उनके तबादले कर दिए गए, तो धर्मेंद्र प्रधान का भी तबादला कर दिया जाएगा और उसके बाद फिर सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। तो ये राजीव जी एक गंभीर स्थिति देश के सामने जो है उसमें कहीं मुख मोड़ने की कोशिश तो नहीं है। हमको इसको नजर रखनी पड़ेगी। हम अभी भी नहीं कह सकते और अभी भी हम नहीं कह रहे कि इसके पीछे कोई षड्यंत्र है या साहब इसको बीजेपी ने पाला पोसा है, अमेरिका से आए हुए हैं। ये सारी बातें राजीव जी जब ये आंदोलन मोड़ लेगा हम उस पर चर्चा करेंगे कि ये जो था कि क्या करने आए थे और क्या इन्होंने करके दिया। अगर इनकी कोई पॉलिटिकल एम्बिशंस है तो राजीव जी पॉलिटिकल एम्बिशंस होने में भी कोई बुराई नहीं है। अगर आपकी पॉलिटिकल एम्बिशंस है तो उसको भी आप सामने रखिए कि हमारी ये राजनीतिक इच्छा है, और अगर आपकी राजनीतिक इच्छा है तो आपका राजनीतिक एजेंडा क्या है वो भी आपको सामने रखना पड़ेगा। आपके साथ लोग आना चाहेंगे नहीं आना चाहेंगे। आज जो लोग राजीव जी अपना दुख दर्द लेकर आए या जो उस उम्मीद में आए तो वो तमाम वो लोग थे राजीव जी जो किसी राजनीतिक दल के साथ जाना नहीं चाहते होंगे। वही लोग तो पहुंचे होंगे ना कि भाई हम कांग्रेस के साथ, कांग्रेस के आंदोलन में चले, गैर राजनीतिक आंदोलन चल रहा है, बात की जाएगी, ये छात्रों की बात कर रहे हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं, इनके साथ जा रहे हैं। लेकिन अगर उनके साथ ही ये है और मंच से आपका धरना उठने से पहले ये घोषणा होने लग जाए कॉकरोच जनता पार्टी का नाम बदलकर सिटीजन जनता पार्टी दिया जाए तो राजनीतिक सवाल उठना फिर शुरू हो जाएंगे और सवाल उठेंगे। तो इसलिए काफी कुछ करने की आवश्यकता है कि आगे क्या करते हैं क्या नहीं करते। लेकिन ये मुद्दा राजीव जी नहीं मरना चाहिए, मुद्दा मरेगा नहीं, ये इतना तय है और सरकार भी इस बात को राजीव जी समझ रही है, मुझको ऐसा लगता है। जी प्रशांत जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। प्रशांत जी, सिर्फ एक बात कह रहा हूँ कि राजीव जी आपके दिन के लाइव के 4 मिलियन से ऊपर लोगों ने उसको देख लिया है जी। तो इसका मतलब है कि ये लोगों के बीच में जा रहा है। प्रशांत जी, सारे चैनल मिला के 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देखा है जी। तो मैं एक ही चैनल में देखा तो 4 मिलियन दिल्ली टीवी लाइव दिल्ली सबसे ज्यादा लगभग 50 लाख लोगों ने, यानी 5 मिलियन तो उसी पे देखा लोगों ने जी। तो जिस तरीके से लोगों के बीच में गया है और गोदी मीडिया को सरकार ने विड्रॉ कराया है तो जाहिर सी बात है कि लोगों के बीच में संदेश तो चला गया है। अब कल है इतवार, लोगों की यह छुट्टी, इसको देखना होगा कि कल क्या दिल्ली के बाहर के शहरों में भी ये फैलता है। अगर ये मूवमेंट वायरल होता है तो ये सरकार के लिए बहुत चिंताजनक बात होगी। सरकार इसको गंभीरता से ले रही है और निश्चित तौर पे ये जो सेंटीमेंट है वो सरकार के खिलाफ जाएगा। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये सेंटीमेंट सरकार के खिलाफ जाएगा। वही बात लगातार हम लोग कर भी रहे हैं। और जी अंशु जी कुछ जोड़ना चाह रहे। जी अंशु जी। हाँ, मैं एक छोटी सी जानकारी आ रही थी उसी को जोड़ना चाहती हूँ कि अभी देखिए ये जिस तरीके से आंदोलन तेज होंगे, अलग अलग मोर्चे खुलेंगे तो बौखलाहट में और बहुत सारी गलतियां भी सरकार करने जा रही है, आप ये समझिए, क्योंकि आने वाले दिन बहुत संकटग्रस्त होने वाले हैं। पेट्रोल डीजल के दाम और बढ़ेंगे, बेरोजगारी और बढ़ेगी और परीक्षाओं का और ये सिस्टम का तो हाल हमने देख ही लिया है किस तरह से हो रहा है। ये तकलीफें और बढ़ेंगी और इसके लिए अभी तो आज चाहे वो कुछ ना किया हो लेकिन ये दमन चक्र भी चलेंगे, बड़े बड़े आंदोलन तैयार होंगे और गोदी मीडिया भी निशाने पर रहेगा। अभी देखिए जिस तरीके से अंजना ओम कश्यप ने
ये YouTube टीचर्स को 2 कौड़ी का कहा था और उसके बाद टीचर्स ने बहुत सारे उनके ऊपर वीडियोस बनाए और उनको जवाब दिया था। तो आज ये जानकारी आ रही है कि इंडिया टुडे ग्रुप ने उन कई टीचर्स पर, YouTube टीचर्स के ऊपर मुकदमा कर दिया है और उनसे वो वीडियो हटाने की मांग कर दी है। यानी ये तो किसी को 2 कौड़ी का भी बोल सकते हैं, डायन भी बोल सकते हैं, जो बच्चे हैं अपने देश के उनको पाकिस्तानी भी बता सकते हैं, सोरोस का एजेंट भी बता सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, इनको कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन उन टीचर्स ने जिनको ललकारा गया, 2 कौड़ी का कहा गया, उन्होंने अगर इनको बता दिया कि भाई तुम तो नैनो चिप लगवा देते हो नोटों पे, तुम तो धर्मेंद्र जी को पहले ही मार देते हो उनकी मौत से पहले, अगर उन्होंने उनकी सच्चाई खोल के रख दी तो अब उनके ऊपर मुकदमे किए जा रहे हैं। तो मैं नहीं समझती कि ये कोई पत्रकारिता का बहुत अच्छा उदाहरण पेश कर रहा है टीवी टुडे ग्रुप। तो अगर ऐसी बात है, तो अगर उनके पास सत्ता की ताकत है या सत्ता की गोदी में वो झूल रहे हैं और इस तरह वो ये मुकदमेबाजी करेंगे और वीडियो हटाने की मांगे होंगी, ये चीजें होंगी, तो ये भी देखा जा रहा है और अच्छी बात है। इससे लोगों का जो गुस्सा है, आक्रोश है गोदी मीडिया के प्रति और बढ़ना चाहिए। मैं तो कह रही हूं अच्छा कर रहे हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये और उनकी विपरीत बुद्धि होनी चाहिए। जी जी जी, प्रशांत जी कुछ जोड़ना चाह रहे थे? नहीं, मैं वही कह रहा था कि जो संदेश है वो चला गया है और सरकार के लिए ये परेशानी की बात है। मंच पे कौन है, मंशा क्या है, सब किनारे कर रख दीजिए। सरकार के लिए मंशा की बात है। अन्ना मूवमेंट से इसकी तुलना अभी थोड़ा सा गड़बड़ इसलिए लगती है कि अन्ना मूवमेंट यूपीए सरकार के खिलाफ था, ये लोग मोदी सरकार के खिलाफ है। ये बेसिक फर्क है जी। जी, उसमें भी एक मंत्री के खिलाफ है। देखिए 2 बातें हैं। मंच से एक मंत्री, जितने भी लोगों से बातचीत हुई सब ने यही, धर्मेंद्र प्रधान, अभी तो हम लोगों की डिमांड यही है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें। डिमांड बस एक, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें। शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे देंगे तो क्या आपका आंदोलन खत्म हो जाएगा? इसके बाद वो हमारे जो अभिजीत दीपके हैं वो तय करेंगे कि आगे क्या करना है। ये सवाल मैं लगभग सबसे, जितने लोगों से मेरी बात हुई है, ऑन कैमरा ऑफ कैमरा, सबसे पूछा हूँ कि क्या शिक्षा मंत्री चलिए आज रात इस्तीफा दे देते हैं, आंदोलन खत्म हो जाएगा? तो इसके आगे कुछ ये नहीं है। हाँ, ये जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि पेपर लीक, और ये लीक न हो, शिक्षा की व्यवस्था दुरुस्त हो, शिक्षा व्यवस्था में जो खामियां हैं वो कैसे ठीक हो, ये मुख्य यहाँ कहीं ना कहीं गुस्सा है जो एक दिख रहा है प्रशांत जी, कि लोगों में, युवाओं में, जेनजी में, उनके पेरेंट्स में गुस्सा तो है, लेकिन उसको अभी फॉर्मलाइज नहीं किया है, उसको एक पॉइंट वाइज, जो कि ठीक है ये है, इसके लिए मुझे इस सरकार में ये खामियां दिखाई दे रही हैं, ऐसे कहने करने वाले, तख्तियां लेके आने वाले इक्के दुक्के लोग ही नजर आए। ये चीजें हैं। कुछ लोग थे जो ऐसी खामियों के साथ भी आए थे, लेकिन इक्के दुक्के लोग, मुझे तो सिर्फ एक इंसान दिखा, एक महिला दिखी बस, और वो ऑन कैमरा आके अपने कैमरे पे बात भी की। तो इसीलिए ये एक अलग यहाँ पर तस्वीर। आज राजीव जी जो आज राजीव जी हुआ, वो बीजेपी मोदी जी का एक बहुत मजबूत किला, शहरी मिडिल क्लास, उसकी कुछ ईंटें तो दरक गई हैं आज। बिल्कुल बिल्कुल, ये सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है कि आज पहली बार पिछले 12 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ, भले एक मंत्री के खिलाफ ही, लेकिन लोग सड़क पे आए। ये सबसे बड़ी बात है। अब मिडिल क्लास, ये और मिडिल क्लास, ये अब अगर बढ़ता है धीरे धीरे आगे तो तस्वीर कुछ और बनेगी, और अगर नहीं बढ़ता है तो फिर जैसे चल रहा है। आगे पॉलिटिकल पार्टियां जो करना होगा करेंगी। देखते हैं आगे सारी चीज़ें, SIR से लेकर डिलिमिटेशन तक सब देखा जाएगा। देश झेलेगा, हम आप झेल रहे हैं। खैर, इस चर्चा को यही समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, बहुत शुक्रिया अंशु जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमलेंदु जी, और साथ में जुड़े थे प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप तमाम साथियों, आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूं। बख्तावर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ
विद्याधर प्रभु साहब हैं, ओम प्रकाश जी जुड़े हुए हैं, पंकज जी जुड़े हुए हैं दानापुर पटना बिहार से, लिख रहे हैं थैंक यू फ्रॉम दानापुर पटना बिहार से, गुड नाइट शुभ रात्रि कह रहे हैं। और ऐसे मोहम्मद साहब हैं हमारे साथ, और गीता जी हैं, गीता अलोयसियस जी हमारे साथ में, और साथ में सीमा खातून जी हैं, डॉक्टर दल